हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का टीचिंग गोल्स के लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। एस्टेट की सीरीज यहाँ पर चली हुई है और आज जो आपकी क्लास नंबर 1 रहने वाली है वो रीजनिंग की क्लास नंबर 1 रहने वाली है। रीजनिंग आपसे 10 नंबर का पूछा जाएगा और ये जो क्लासेस मैं आपके लिए ले रही हूँ ये आपकी पीआरटी, टीजीटी और पीजीटी सभी लेवल्स के लिए है, तो सबको ये समान रूप से देखनी है। सो मैथ्स और रीजनिंग को मैं आपके साथ ऐसे ही डिस्कस करूंगी, इसके लिए आपको कुछ भी एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है। बस आपको अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आए हुए हैं बस उनको एनालाइज करना, उनको आपने अच्छे से कर लेना है। उनके साथ साथ मैं आपको जो ट्रिक्स बताते हुए चलूंगी, जो चीजें आपको समझाते हुए चलूंगी, आप उनके अपने अलग से नोट्स भी बना सकते हो ताकि आप एंड टाइम में रिवाइज कर पाए। ठीक है, चलिए मैथ्स की क्लास हो चुकी है, आप सभी ने बहुत अच्छे से उसको देखा, बहुत अच्छा उसका रिस्पॉन्स रहा। सो अब जो है आपकी आज क्लास नंबर 1 रीजनिंग की रहने वाली है और ये जो क्वेश्चंस आपके 10 क्वेश्चंस आज मैं डिस्कस करूंगी आपके सेम पेपर के हैं जो मैंने मैथ्स के डिस्कस करे हैं, जो कि पीआरटी का था 2022 का। आज वाला ये पेपर भी आपका पीआरटी का रहने वाला है 2022 का, और ऐसा नहीं है मैं टीजीटी पीजीटी को नहीं करूंगी, टीजीटी का भी और पीजीटी का भी आपके लिए जल्दी जल्दी क्लासेस लेकर के आऊंगी, रीजनिंग के भी और मैथ्स के भी। ठीक है, तो आपको बस इतना ही करना है, 10 + 10 आपके 10 नंबर मैथ्स के, 10 नंबर रीजनिंग के आपके कंफर्म यहाँ से हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 को करते हैं, फाइंड ओड वन आउट। आपको यहाँ से ये आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसके अंदर आपको कोई भी जो ओड लग रहा है, मतलब 3 आपको एज इट इज एक ही सीक्वेंस के मिलेंगे, आपको चौथा जो है इसमें से नेग्लेक्ट करना है और आपको उसे फाइंड आउट करना है, ओड वन आउट को बताना है। सबसे पहला है आपका ऑप्शन आर्टिकल है, ठीक है, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ। दूसरा है आपका स्टोरी, ठीक है, तीसरा है पोयम और फोर्थ कहता है नोवेल। आर्टिकल का मतलब क्या होता है? कोई भी लेख जिसको आप बोलते हो, ठीक है। स्टोरी मतलब कहानी होती है, पोयम मतलब आपकी कविता होती है, और नोवेल का मतलब कोई उपन्यास वगैरह होता है। आपने पढ़े भी बहुत सारे होंगे, है ना, बहुत सारे नोवेल्स भी अवेलेबल है। तो इसमें से आपने कोई भी एक ओड वन जो है उसको आउट करना है। देखो अब इसमें बहुत सारे बच्चे जो है कंफ्यूज जाते हैं, बट आपको कंफ्यूज नहीं होना है, थोड़ा सा बस दिमाग लगाना और कुछ भी नहीं। आर्टिकल, स्टोरी, पोयम और नोवेल, इसमें से कोई एक। अब देखो, जब आप आर्टिकल को देखते हो, जब आप स्टोरी को देखते हो और जब आप नोवेल को देखते हो, इसका जो आंसर है करेक्ट वो ऑप्शन नंबर 3 है। बट क्यों है उस चीज़ को समझेंगे। देखिए आर्टिकल मतलब कोई लेख लिखना, और जब हम लेख लिखते हैं या फिर अगर मैं कह दूं कहानी लिखते हैं और कोई उपन्यास होता है तो वो सभी बड़े मतलब ज़्यादा वर्ड्स में हम लोग लिखते हैं। लेकिन जो पोयम होती है, कोई भी जो कविता होती है, वो राइम फॉर्म में होती है ना, राइम फॉर्म में होती है। और मतलब ऐसा उसका ना तो आप एक तरीके से डिस्क्रिप्शन होता है, ना ही तो उसका कोई भी फुल डिस्क्रिप्शन होता है। आपको उसे समझना पड़ता है, उसके डिस्क्रिप्शन को उसके लिखे हुए तरीके से समझना पड़ता है। उसमें कंप्लीट आपको ऐसे, जैसे मछली जल की रानी है ना, ऐसे बहुत सारी पोएम्स होती है जो कि आपको कई बार फंसाती भी है। तो पोएम आपका वो लेख कहानी ऐसे नहीं होता है। आपका उपन्यास, जैसे नोवेल है, नोवेल के अंदर कोई स्टोरी तो होगी, कोई स्टोरी तो होगी नोवेल के अंदर, और क्या होती है, ठीक है, तो स्टोरी तो होती है, और स्टोरी मतलब कोई भी लेख होता है। तो ये तीनों चीजें आपस में लिंक है। जबकि जो पोयम है वो आपका क्या, राइम फॉर्म में होता है और आपका इतना उसको अच्छे से डिस्क्राइब भी नहीं किया जाता है। तो पोयम जो है आपका यहाँ पर ओड हो जाता है, ठीक है। इसलिए ऑप्शन जो 3 है आपका वो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आ रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जिस क्वेश्चन में टाइम लगाना है उसमें अच्छे से लगाएंगे, जो आपको इजी तरीके से समझ में आ रहा है उसमें उतना टाइम खराब नहीं करेंगे, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है आपका, अब ये जो ऐसे क्वेश्चन आना आपके जो कि आपके एक तरीके से ये लेटर वगैरह होते हैं, उनमें आपको नेक्स्ट बताना होता है। ये क्वेश्चंस के आप जितनी प्रैक्टिस कर सकते हो, जैसे ये यहाँ पर है, ठीक है, इन सीरीज को आपने कंप्लीट करना है। ये सीरीज वाले क्वेश्चन होते हैं, लेटर की फॉर्म में होते हैं, डिजिट की फॉर्म में होते हैं। इन क्वेश्चंस को आपने भर भर के प्रैक्टिस करनी है, ठीक है, भर भर के। ऐसा नहीं है कि आपको कहाँ जहाँ से मिले ना वहाँ से आप प्लीज़ पक्का से प्रैक्टिस करें। प्रीवियस ईयर की प्रैक्टिस मैं करा दूंगी, इसके अलावा भी आपको यूट्यूब पर बहुत सारी क्लासेस मिल जाएंगी इनसे रिलेटेड। आप जो है उनकी प्रैक्टिस ढेर सारी करिए। इतना हाई भी नहीं आता है कि आपसे ना बने, और कई बार ये चीज़ें बहुत ईजी भी आती है, बट कई बार आपके नंबर भी डिडक्ट यहाँ पर हो जाता है, बिकॉज एग्जाम में बैठे बैठे समझ ही नहीं आता इसमें क्या लॉजिक लगाए। तो क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। आपको यहाँ पर नेक्स्ट सीरीज लिखनी है, क्या आएगी, देखो KTE। यहाँ से मैं आपको थोड़ा सा चीज़ें भी एक्सप्लेन करूँगी कि हम ऐसे क्यों बोल रहे हैं। AJU, उसके बाद IRC है, और आपको यहाँ पर नेक्स्ट टर्म बताना है,
ठीक है। एक तो ना पहले आपको ना नंबरिंग आनी चाहिए। आपके अल्फ़ाबेट 26 होते हैं और इन सभी 26 अल्फ़ाबेट की नंबरिंग आपको आनी चाहिए है एक शॉर्ट फॉर्म में। अब आप अपने पेपर में कई बार आपने देखा होगा ऐसे बच्चे लिख लेते हैं बिल्कुल एंड में ABCDE 1 2 3 4 5। अगर आप ऐसे नहीं करना चाहते हैं, अगर आप इनको अच्छे से बनाना चाहते हैं तो फिर आप क्या करिए, आपको मैं एक छोटा सा बता देती हूँ, आपने शायद पढ़ भी रखा हो ये कफिलोरक्स। ठीक है, आप इससे नंबरिंग कर सकते हो। कफिलोरक्स ये क्या है, जैसे ये 3 नंबर 6 नंबर और ये ऐसे आप मल्टीप्लाई में लिख सकते हो 3 6 9 12 15 18 21 और ये क्या है 24 है। ठीक है, तो ये क्या है 3 6 9 12 15 18 21 और 24। आपने 3 की टेबल ऐसे ऐसे तो लर्न कर सकते हो ना। अब इसका अपोजिट करेंगे तो भी आपका ऐसे यहाँ से आप 3 कर लो 6 3 3 9 12 15 18 और 21 होता है ये और ये 24। ठीक है, ऑपोजिट भी आपसे कई बार पूछ लेते हो और ऑपोजिट आप कैसे निकाल सकते हो वो भी एक्सप्लेन करेंगे। बट यहाँ पर आपको ये चीज़ ज़रूर ध्यान में रखनी है, आपको ये नंबरिंग पता होनी चाहिए है। जब आप इन क्वेश्चन को बनाने के लिए बैठे तो आपके माइंड में झट से आ जाना चाहिए कि के जो है इसका नंबरिंग क्या है। ठीक है, अगर आपको नहीं भी आता, अगर आप बिल्कुल स्टार्टिंग में हो तो आप इस चीज़ को याद कर लेना, कफिलोरक्स। ठीक है, कफिलोरक्स को लिखना, अपनी नंबरिंग लिख लेना। अब देखो फटाफट से हो जाएगा। के कहाँ आता है भाई, के आता है आपका एल से पहले, आई जे और के एल से पहले आता है ना, और ये जो एल है वो 12 नंबर पर है तो के क्या हो जाएगा, के आपका 11 नंबर हो जाएगा। ठीक है, मैं समझाने में थोड़ा टाइम ले रही हूँ बट आप जल्दी जल्दी कर जाएंगे। टी कहाँ पर आता है, टी आपका आता है यू से पहले तो टी आपका 20 नंबर का हो जाएगा। ठीक है, ई कहाँ आता है, ई आपका आता है भाई एफ से पहले तो एफ यहाँ पे 6 नंबर है तो आपका ई कितना हो जाएगा 5 नंबर का हो जाएगा। ऐसे आप नंबरिंग कर लें। ठीक है, आपको अच्छे समझ में आएगा। एस कहाँ है, एस आता है आर के बाद तो ये 19 नंबर हो गया। बी आपका 2 आता है, बहुत ही सिंपल सी बात है। और एम आपका कहाँ आता है, एम आपका एल के बाद आता है। ठीक है, तो ये आपका 13 नंबर का हो जाएगा। एल एम एन है ना, ऐसे आता है ना। और उसके बाद ए आपका 1 आता है। जे कहाँ पे आता है, जे आपका आई के बाद आता है तो ये 10 हो जाएगा। यू कहाँ आता है 21 नंबर पर है, ये लिखा हुआ है। आई कहाँ पर है 9 नंबर पर है। आर आपका 18 नंबर पर है और सी आपका 3 नंबर पर होता है। अब आप इन चीज़ों को बना पाएंगे। अब देखो ये कह रहा है 11 20 5 19 2 13। अब दिमाग लगाओ कि क्या इसमें चीज़ लगी हुई है, क्या माइनस किया गया है, क्या घटा किया गया है, क्या कुछ ऐड किया गया है, वो सारी चीज़ों में दिमाग लगाना है। अब इस चीज़ में क्या हो रहा है, अगर आप देखेंगे सीक्वेंस से तो देखो 11 + 8 19 19 + 8 कितना होता है भाई 27 होता है। 27 होता है ना, लेकिन अल्फ़ाबेट तो आपके 26 तक होते हैं। 26 के बाद आपका फिर से ए आ जाता है जो कि 1 नंबर पर है तो ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है, ए 1 नंबर पर आ गया। अब जब 1 में मैं 8 ऐड करूंगी तो मेरे पास कितना आता है 9 आता है। मतलब इतना तो मुझे समझ में आ गया। ठीक है, अब मेरी जो नेक्स्ट सीरीज होगी उसमें क्या आएगा भाई, इस 9 के अंदर मेरे को 8 और ऐड करना है, यानी कि 9 और 8 17 17 आएगा। और 17 की नंबरिंग कहाँ पर है, यानी कि आर से जस्ट पहले, आर से जस्ट पहले क्या आता है क्यू आता है भाई, क्यू आता है ना तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आपका क्यू आ जाएगा। पहली नंबरिंग हमें पता चल गई, क्यू आ जाएगा भाई। उसके बाद अब देखो यहाँ पर भी आप जैसे ये 20 है। ठीक है, 20 में अब आप फिर से आप 8 ऐड करो। 20 में जब आप 8 ऐड करो कितना आता है 28 आता है। लेकिन अल्फ़ाबेट तो आपके सिर्फ 26 होते हैं ना, तो 26 के बाद आपका 1 और 2 आ जाएगा 28 में, यानी कि 2 ऐड कर रहे हैं तो 2 यानी कि 1 और 2 नंबर पर तो बी होता है, ये आप सभी को पता है। तो यहाँ पर बी आ जाएगा। 2 में 8 ऐड करेंगे तो कितना आएगा 10 आएगा। ठीक है, 10 नंबर पे आपका जे है। 10 में से 8 जब हम ऐड करें तो 18 आता है, 18 पे आर है। और 18 में जब मैं 8 ऐड करूंगी प्लस में 8 यानी कि 18 और 8 कितना होता है 26 आता है। और 26 पे क्या होता है आपकी जेड होता है। ठीक है, ऐसे ही मैं इनको कर लूंगी। 5 में 8 ऐड करूंगी 13 आया, 13 में 8 ऐड करूंगी 21 आया, 21 में 8 जब मैं ऐड करूंगी तो कितना आता है 29 आता है। और 29 मतलब कितना हो गया भाई 26, 26 + 3, 26 मतलब जेड 1 2 3 यानी कि ए बी सी। तो इसका क्या आंसर आएगा आपका QZC, इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आपको ऐसे इन सारी चीज़ों को करना है QZC। इन सभी जो चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ ये थोड़ा सा ध्यान में रखना। और कई बार ऐसा नहीं भी +8 कई बार मल्टीप्लाई में भी दे देते हैं, कई बार माइनस में भी हो जाता है। ठीक है, कई बार इनका ऑपोजिट भी देखने को मिलता है तो आपको ऑपोजिट यहाँ पर पता रहना चाहिए। ठीक है, अगर आप ऑपोजिट नहीं निकालना चाहते तो आप ऐसे भी कर सकते हो भाई, आगे से 3 किया, अब यहाँ से मैं पीछे से 3 कर लूँ तो भी मेरा ऑपोजिट निकल जाएगा। ठीक है, जैसे आपका L है वो यहाँ पर अगर मैं यहाँ से बाहर
नंबरिंग कर रही हूँ तो आपका 12 नंबर यहाँ आ रहा है, बट यहाँ से करी तो 12 नंबर आपका ओ आ रहा है, तो मतलब ये एक दूसरे के क्या है, ऑपोजिट है। बट अगर आपको ऑपोजिट निकालना है फिर आप कैसे करेंगे, मान लीजिए अगर आपको निकालना है, और थोड़ा मैं एक बार ट्रिक भी बता दूंगी, तो किसी भी लेटर का ऑपोजिट निकालने के लिए, उसका उल्टा निकालने के लिए आप क्या करेंगे, 27 माइनस रैंक ऑफ लेटर, उस लेटर की रैंक को उसमें से माइनस कर देंगे। जैसे मान लो मुझे निकालना है आई का, मुझे ऑपोजिट निकालना है, ठीक है, ऑपोजिट ऑफ लेटर आई, तो क्या मैं करूंगी 27 माइनस, इसका रैंक क्या है 9 है ना, तो इसमें से मैं कर दूंगी, 17 में से 9 हो गया 8, 18 आ गया। अब देखो यहाँ पर 18 कितना है, 18 है आपका आर, तो यानी कि आपका जो आई का ऑपोजिट है वो क्या आ गया, ऑपोजिट ऑफ आई कितना आ गया आपका आर आ गया, ठीक है। तो आप ऐसे भी अपने ऑपोजिट निकाल सकते हो। अगर आप ऐसे नहीं निकालना चाहते हो ऑपोजिट, तो मैं थोड़ा सा वैसे आपको बता देती हूँ कि आप कैसे करेंगे इस चीज़ को। देखो यहाँ पर लिख लो ए बी सी डी, एक सेकेंड थोड़ा मैं इसको भी इरेज कर देती हूँ। मैंने कैसे ऑपोजिट लर्न करे हुए हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। तो आप इसको ऐसे कर सकते हो, जैसे ए टू जेड हम कई बार लिखते हैं, ठीक है, आप इसको ऐसे याद कर सकते हो। इसको बाय से याद कर सकते हो, बी वाई बाय। इसको क्रैक्स से याद कर सकते हो, भाई खाने का होता है क्रैक्स, ठीक है। इसको माउंटेन ड्यू से याद कर सकते हो, ठीक है। इसको इवनिंग से याद कर सकते हो, ऐसे ही मैंने करा हुआ है, इवनिंग से इसको याद कर सकते हो। इसको कैसे याद करोगे, इसको आप फनी याद कर सकते हो, ठीक है, फनी, फनी आप ऐसे याद कर सकते हो, एफ यू, एफ का उल्टा यू होगा तो आप फनी करके याद कर लो। इसको आप गीता से याद कर लो, ठीक है, जैसे मैंने करा हुआ है। ये आपका क्या है, ये आपका हनी सिंह से याद कर लो भाई, इसको हनी सिंह, ठीक है, हनी सिंह पता है ना कौन है हनी सिंह। आई आर से क्या बनता है, आई आर से आपका इंडियन रेलवे बनता है, इंडियन रेलवे, तो ऐसे याद कर सकते हो। या फिर आप जो आपका स्टार्टिंग का टाइम रहता है, या फिर आप थोड़ा लिख भी सकते हो एंड में, ठीक है। जेके से क्या बन रहा है भैया, आपका कर सकते हो जम्मू क्वीन, ठीक है, कुछ भी कैसे भी करके आप याद कर सकते हो। जैकलीन से याद कर सकते हो। केपी मतलब आपका पीके मूवी था ना, उससे याद कर सकते हो, ठीक है। एलओ मतलब लव होता है, तो ये आपका ऑपोजिट हो गया। एमएन का मतलब क्या होता है, मॉर्निंग नाइट, आप याद कर सकते हो, ठीक है, मॉर्निंग नाइट। कैसे भी आप करके इनको याद कर सकते हो। तो आपको ये याद करने का तरीका मैंने ऑपोजिट का बता दिया कि आपको ऐसे याद होना चाहिए ताकि आप इन चीज़ों को आराम से बना पाएं। साथ ही इनकी नंबरिंग अगर आपको याद है, जैसे कपिल और रक्स अगर आप लिख लेते हो तो आप फटाफट से इनकी नंबरिंग लगा लेते हो, और नंबरिंग लगाने के बाद ना ये चीज़ें बहुत ईजी हो जाती है, ठीक है। अब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपसे ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपसे और थोड़ा सा घुमा फिरा के पूछ सकते हैं। इसलिए इनकी आप जितनी प्रैक्टिस कर सको ना, उसके लिए आपको उतना ही अच्छा है, आपके क्वेश्चन उतनी ही अच्छी तरीके से बन जाएंगे। या तो आपके पास सफिशिएंट टाइम है, आप यदि आप ये सोचो कि भाई 1 नंबर का तो है, छोड़ इसको छोड़ देता हूँ, तो वो 1 नंबर भी बहुत मायने यहाँ पर रखता है, ठीक है, वो 1 नंबर भी बहुत मायने रखता है। और ये वो बता सकते हैं जिनका पिछली बार एस्टेट 1 या 2 नंबर से रहा था, तो 1 नंबर भी बहुत मायने रखता है, बिकॉज अभी तो आपका नोटिफिकेशन भी नहीं आया है। थर्ड क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। यहाँ पर भी आपको सीरीज को कंप्लीट करना है 23, 50, 105 और उसके बाद का आपका बताना है क्वेश्चन मार्क है। तो इसको आप कैसे करोगे, कई बार ये प्लस से हो जाता है, कई बार ये माइनस से हो जाता है, कई बार मल्टीप्लाई से हो जाता है, ठीक है। आपको ऐसे करना है, देखो ये कैसे होगा, 4 को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगी और 2 प्लस करूंगी तो 10 आ जाता है, 4 दूनी 8 प्लस 2 10, ठीक है। 10 को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगी और उसमें 3 ऐड करूंगी तो मेरा 23 हो गया। 23 को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगी और उसमें 4 ऐड करूंगी तो मेरा 50 आ जाता है। इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगी और 5 ऐड करूंगी तो 105 आ गया। यानी कि मैं इस सीरीज को 2 से मल्टीप्लाई करूँ और 6 ऐड करूँ तो मेरी नेक्स्ट टर्म आ जाएगी भाई 2 3 4 5, यहाँ पर 6 प्लस करेंगे, करो इसको, 2 5 जा 10, 1 और 210 प्लस 6 कितना आ गया 216। तो हमारी नेक्स्ट टर्म क्या हुई है, नेक्स्ट टाइम हो जाएगी हमारी 216, ठीक है। आंसर बहुत जल्दी आप चुटकियों में इन क्वेश्चंस को बना सकते हो। कई बहुत इजी भी पूछे जाते हैं, बट इसका मतलब ये नहीं है आप इनको बिल्कुल ही अंडर एस्टिमेट कर देंगे। क्वेश्चंस आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे आपके सवाल उतने ही जल्दी जल्दी बन जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत इजी, इससे कोई आसान क्वेश्चन नहीं होगा। ये देखो P कह रहा है P इज टोलर देन Q। आप सिंपली लिखते जाओ, जो ये बोल रहे हैं ना आप सिंपली बस लिखते जाओ, अपने आप बन जाएगा। P जो है Q से बड़ा है, ठीक है, तो P को ऊपर लिखो, Q को छोटा लिख दो। R इज शॉर्टर देन P,
R जो है P से छोटा है, यानी कि जो आपका R है वो कहीं नीचे आएगा, ये नहीं बताया भाई Q से छोटा है या फिर Q से बड़ा है, वो नहीं बताया, बट फिलहाल मैं यहाँ पर लिख लेती हूँ। एक केस मेरा ये हो गया, दूसरा केस मेरा ये हो गया। उसके बाद S जो है वो टोलर देन T है, यानी कि S जो है वो T से तो बड़ा है बट शॉर्टर देन Q से छोटा है, तो मैंने बीच में लिख दिया इसको। ठीक है, तीसरी टर्म ये होगी, मैंने इसको बीच में लिख दिया। अब कह रहा है आपको टोलेस्ट बताना है, इसमें से कौन बड़ा है। अब देखो P से छोटा है आपका R, ठीक है, तो ये R कहीं यहाँ पर मैं लिख देती हूँ। मान लो भाई मुझे ये नहीं पता भाई Q से बड़ा है कि Q से छोटा है, ये नहीं पता, तो मैं यहाँ इसके नीचे लिख देती हूँ। ठीक है, बराबर में लिख देती हूँ। अब ये कह रहा है कि जो आपका S है, Q जो है वो S और T से बड़ा है, तो Q यहाँ पे है मेरा, तो S और T इसके कहीं नीचे ही आएगा, इसके कहीं नीचे ही आएगा। बाकी सब चीज़ हो गई है, अब इसको हटा दो। अब देखो सबसे ऊपर तो आपका P ही है ना, और ये कहाँ पर इनकी कौन सी नंबरिंग है डजंट मैटर, बिकॉज हमसे क्या पूछा, हमसे टोलेस्ट पूछा है, सबसे बड़ा पूछा है, तो सबसे बड़ा हमारा P निकल के आ गया। P क्या है, टोलेस्ट। ठीक है, आप इनको ऐसे टुकड़ों में देख करके करो और फिर एंड में आपको रिजल्ट मिल जाता है। ठीक है, बहुत ईजी क्वेश्चन है ये। P आपका टोलेस्ट निकल आया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये फिर से आपका सीरीज का आ गया, AZ GT MN SH और नेक्स्ट टर्म बतानी है। अभी जस्ट मैंने आपको एक चीज बताई है ऑपोजिट नंबर वाली, और देखो ऑपोजिट का ये सवाल आया है। A to Z गीता, मॉर्निंग नाइट और हनी सिंह, ऑपोजिट आया ना, तो मतलब ये भी आपका कौन सा होगा, ये भी आपका कोई ऑपोजिट टर्म ही होगा। ठीक है, ऑपोजिट टर्म ही होगा, बट कौन सा होगा, कौन सा होगा ये नहीं पता। अब A की नंबरिंग क्या है आपकी, A की नंबरिंग होती है 1। ठीक है, A की नंबरिंग 1 होती है। कफिलोरक्स लिख लो यहाँ पर, अगर याद नहीं है तो, याद है तो आप चुटकियों में लिख लेंगे। 3 6 9 12 15 18 21 और 24। A की नंबरिंग 1, Z की नंबरिंग कितनी होती है, 26 होती है। G की नंबरिंग क्या आएगी, GHIFG, यानी कि 7 आता है ये। ठीक है, और उसके बाद T की नंबरिंग क्या है आपकी, T की नंबरिंग आपकी हो जाती RST, यानी कि 20 हो गया। ठीक है, 20 हो गया। उसके बाद M की नंबरिंग देखो, M की नंबरिंग कितनी है, 13 होती है। ठीक है, और S की नंबरिंग कितनी होती है, 19 होती है। ठीक है, ये आपको पता है ना सभी को। उसके बाद आपकी N की नंबरिंग क्या है, NO, यानी कि ये 14 है। ठीक है, और H की नंबरिंग क्या होती है, FGH, यानी कि ये 8 है। अब बताओ नेक्स्ट टर्म क्या आएगा। ये तो मुझे करने की जरूरत नहीं थी दूसरे वाला, बिकॉज ऑपोजिट है, तो दोनों की करने की जरूरत नहीं थी, एक से भी हो जाता। देखो 1 और 7, 1 + 6 हो रहा है, 7 + 6 13 हो रही है, 13 में 6 ऐड करेंगे 19 हो रहा है, तो 19 में जब हम 6 ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 25 आएगा ना, है ना। देखो 1 + 6 7 हो गया, 7 + 6 13 जो कि M है, और 13 + 6 S हो गया जो कि 19 टर्म पर बैठा है, 19 नंबरिंग लेकर के जाता है। और 19 + 6 कितना होता है भाई, 25 होता है। और 25 देखो यहाँ पर क्या होता है, 25 क्या होता है, Y और Z, ये 25 नंबर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा, Y आएगा। और Y का ऑपोजिट क्या होता है, Y का ऑपोजिट होता है B। Y का ऑपोजिट क्या होता है, B होता है, बाय, है ना, बाय मैंने लिखवाया था ना। तो ये बहुत इजी है, तो आपका Y भी इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपको ऐसे ऑपोजिट में पूछ लेते हैं कई बार, तो नंबरिंग बहुत मस्ट है, इन नंबरिंग को जरूर ध्यान में रखना। ठीक है, 5 क्वेश्चन हो गए हैं यहाँ पर। ये नेक्स्ट 5 क्वेश्चन को फटाफट से देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है यहाँ पर, कि यहाँ पर लिखा है मैंने क्वेश्चन नंबर 6, ये अगेन फिर से आपका उसी सीक्वेंस में है, कोडेड फॉर्म में है, कि आपका ये एक वर्ड है CERTAIN, सर्टेन, इसको कोड किया गया है। ठीक है, ये आपको कोडेड यहाँ पर किया गया है, इसके अंदर फिर सीक्वेंस को कोडेड किया गया यहाँ पर। उसके बाद आपको MUNDANE को हम कैसे कोड करेंगे ऑन बिहाफ ऑफ दीज टू, कि यहाँ पर जो लॉजिक इन्होंने यहाँ पर लगाया वही लॉजिक आप यहाँ पर लगाएंगे और अपना आंसर को चेक करेंगे। देखो CERTAIN XVIGZRN, अब यहाँ पर जो पीछे मैंने आपको बताया है उससे आप जल्दी से यहाँ पर क्विकली समझ जाएंगे कि ये चीज़ें क्या चल रही है। बट कई बार आपको यहाँ पर नंबरिंग भी करनी पड़ती है, तो आप अपना वो कफिलोरक्स जो है वो एक जगह अच्छे से लिख करके रेडी रखें, उसके बाद आप अपनी यहाँ पर फटाफट से नंबरिंग करेंगे। ठीक है, बट मुझे यहाँ पर नंबरिंग करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं है, तो देखो यहाँ पर C लिखा है X से, E लिखा है B। आपको क्या ये ऑपोजिट नहीं दिख रहा, ऑपोजिट है ना ये भाई। C का ऑपोजिट X होता है, क्रैक्स हमने पढ़ा था। E का ऑपोजिट इवनिंग यानी कि V होता है। R का ऑपोजिट इंडियन रेलवे किया था तो I है। T का ऑपोजिट गीता किया था हमने तो G है। ठीक है, ये भी ऑपोजिट है।
उसके बाद A का ऑपोजिट Z होता है, I का ऑपोजिट R होता है और N का ऑपोजिट M होता है, यानी कि ये सारी क्या है, एक दूसरे के ऑपोजिट है। अगर ये ऑपोजिट है तो फिर ये भी आपके ऑपोजिट है भाई। हनी सिंह, ठीक है, HS, उसके बाद इवनिंग, उसके बाद जम्मू क्यून मैंने बताया था, या फिर जैकलिन आप कर सकते हो। उसके बाद U और F हो गया, ठीक है, फनी, E का V इवनिंग हो गया, N का M अपोजिट है, C का X क्रैक्स हो गया और E का V इवनिंग हो गया। तो हमें इसका भी ऑपोजिट ही लिखना है। तो बताओ M का अपोजिट क्या होता है, मंडे नाइट मैंने बताया था MN होता है। U का अपोजिट फनी मैंने बताया था, U का अपोजिट F होता है, इसका फिर से M ही आ जाएगा। D का अपोजिट मैंने माउंटेन ड्यू बताया था, तो DW आ जाएगा। A का अपोजिट Z, A to Z आ जाएगा। M का अपोजिट N होता है, सीधी सी बात है, और E का अपोजिट V होता है। तो आपका ये यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, MUNDANE। तो इसका आपका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। अपने ऑप्शंस को मैच कर लीजिएगा, ठीक है, करेक्ट आंसर आपका ये हो जाएगा। बट कई बार ये अपोजिट ना दे करके आपको फिर यहाँ पर अपना सीक्वेंस भी लगाना होता है। C का 3 होता है, E का 5 होता है, ठीक है। तो आपको ऐसे करके अपनी नंबरिंग करके भी चेक करना होगा। आगे बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन भी आएंगे तो उनको भी देख लेना, ठीक है। आपको कुछ भी चीज़ें ऐसे लगती है मुझे लिख लेनी चाहिए तो आप ज़रूर लिख लें। 7 क्वेश्चन कहता है भाई, यहाँ पर भी इन्होंने कुछ लॉजिक लगाया है और इन्होंने कहा कि 6241 जो है वो 9 के इक्वल है। फिर इन्होंने कुछ लॉजिक लगाया, सेम ही लगाया है, 3273 इन्होंने कहा कि ये 20 के इक्वल है। अब कह रहा है कि 4523 आपका किसके इक्वल है। जो आपने सीरीज, जो आपने लॉजिक यहाँ पर लगाया है उसी लॉजिक के अकॉर्डिंग बात करनी है। 6241, तो आपको यहाँ पर अपने अब अंकों से खेलने वाली बात, आप डिजिट से कितना खेल सकते हो वो आपको यहाँ पर पता लगाना है। इसलिए इन क्वेश्चंस की आप जितनी प्रैक्टिस कर सकते हो आप उतनी करिए इन प्रैक्टिस को, ठीक है। और अगर नहीं भी कर पाएंगे तो जितने भी हम प्रैक्टिस सीरीज यहाँ पर लगाएंगे इससे भी आपकी काफ़ी हेल्प हो जाएगी। देखो 6241, अब अगर मैं प्लस भी करूँ तो 6 और 7 8 होते, 8 और 4 12 होते और एक 13, यानी कि 13 को मैं किसी भी फॉर्म में 9 नहीं लिख सकती, तो प्लस तो यहाँ पर नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है ऐसा, तो इसके अंदर जो हो रहा है ना 6241, देखो पहले इन दो का हम करेंगे मल्टीप्लाई, उसके बाद करेंगे माइनस, 4 - 1 करेंगे। आपको दिमाग लगाना है कि कितना आप क्या चीज़ें ऐसी कर सकते हो कि आपको इसे 9 ही बनाना है। तो यहाँ पर जो आंसर अब हो सकता है आपका एक नया लॉजिक हो इसके पीछे, ठीक है, आपका नया अपना कोई अलग लॉजिक हो। तो जो मैंने यहाँ पर लॉजिक निकाला है वो ये है कि 6 दूनी 12 माइनस 4 में से 1 गया 3 हो जाएगा, 12 में से 3 गया वो कितना आएगा 9, ठीक है। मैंने अपना ये लॉजिक यहाँ पर लगाया। उसके बाद देखते हैं कि क्या ये वर्क करता है इससे। 3 × 7 माइनस 3 - 2, 7 या 21, 3 में से 2 गया 1, 20, यानी कि ये भी सही है। तो मतलब ये भी हमारा फिर ऐसे ही काम करेगा जैसे हमने ये कहा है, आगे के 2 को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस और पीछे के 2 को माइनस कर देंगे। 4 × 5 माइनस 2 माइनस 3। अब इसके अंदर हम कई बार जल्दबाजी कर देते हैं कि भाई 3 में से 2 गया 1, 4 में से 5 और 20, 20 में से बीच में 20 में से 1 गया 19 होता है। बट देखो ध्यान से चीज़ों, इसको माइनस बाहर है, एक माइनस अंदर से भी तो आएगा, है ना। और शायद आपका 19 ऑप्शन में भी है तो हम 19 ऑप्शन करके टिक से राजी हो जाएंगे, है ना। लेकिन 20 ये माइनस माइनस तो प्लस हो जाता है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 21। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 21, ठीक है। तो जहाँ पर जिस ऑप्शन में आपका 21 लिखा हुआ है आपका वो यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। तो ये सिंपल सी बात है। आपका हो सकता है अब आप ये कहें कि आपने तो फट से लगा दिया, हम कैसे लगाएंगे। तो ये जो चीज़ें है ना वो आपकी प्रैक्टिस से आ जाती है। आप जितना प्रैक्टिस करोगे ना आपका दिमागी लेवल उतना ही खुलता है और आप उतना ही ज़्यादा चीज़ों को सोचने में कैपेबल हो जाएंगे। तो आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतनी प्रैक्टिस आपके लिए सही रहेगी। 8 क्वेश्चन है, कह रहा है m एक स्क्वायर नंबर है, देन नेक्स्ट इमीडिएट स्क्वायर नंबर क्या होगा। m जो है एक स्क्वायर नंबर है, ठीक है। और स्क्वायर नंबर वो होते हैं जिनका भाई रूट वगैरह निकल जाता है। जैसे आपका 16 है, 16 आपका एक स्क्वायर नंबर है तो इसका रूट निकल जाता है, क्या आएगा 4, ठीक है। तो 4 को जब हम स्क्वायर करेंगे तो आपका स्क्वायर नंबर हो जाता है। तो ये कह रहा है एक ऐसा स्क्वायर नंबर है जो कि m है, m का इमीडिएट स्क्वायर नंबर क्या होगा। और आपसे ऑप्शन दिया है m+4 होगा, m+√2m+1 होगा, या फिर +2√m-1 या फिर m² + 2m होगा। तो अब आप इसको कैसे करोगे, अब आप इसको एग्जाम्पल से करोगे, ठीक है। मैं सबसे छोटा ही एग्जाम्पल ले लेती हूँ। जैसे मैंने 4 ले लिया, 4 आपका एक स्क्वायर नंबर है क्योंकि ये आपका 2 में खुल जाता है, भाई 2 का स्क्वायर ही तो 4 होता है, तो 4 का है आपका एक स्क्वायर नंबर है। मान लो मैंने m मान लिया 4, ठीक है। अब मैं ऑप्शन में रख के देख लूंगी। फर्स्ट ऑप्शन कहता है m+m यानी कि 4 + 4 = 8। ये तो स्क्वायर नंबर नहीं है, 8 तो स्क्वायर नंबर नहीं होता, ये तो क्यूब होता है, किसका 2 का।
हमें तो स्क्वायर चाहिए, तो ये तो ऑप्शन हो गया गलत। सेकंड पे रखो, मैंने m को 4 माना है, तो 4 + 2 √4 + 1, इसको मैं खोलूंगी तो कैसे खुलेगा, 2 × 2 + 1, भाई √4 2 ही तो होता है ना, 2 होता है ना, वो कट जाता है। √4 को मैं कैसे लिखती हूँ, √2 की पावर स्क्वायर, और ये स्क्वायर से अंडर रूट कट जाता है, मैंने आपके साथ पिछली वीडियो में डिस्कस किया था। तो 4 + 4 + 1 कितना हो गया, 9, और 9 आपका स्क्वायर होता है किसका, 3 का। तो ये बिल्कुल सही है आपका ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट में जाओगे तो इस पे आगे जाना ही नहीं, आपका ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर सेलेक्ट हो चुका है, करेक्ट हो चुका है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। बट फिर भी अगर हम रखें तो 4 + 4 8 और -1 7 आता है ऑप्शन नंबर 3 में, जो कि नहीं है। यहाँ पर 16 + 4 यानी कि 20 आता है, और 20 भी आपका कोई भी स्क्वायर नंबर नहीं होता, तो इसलिए ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। आप मान के कर सकते हो इन क्वेश्चंस को, ठीक है, तो आप ऐसे मान के कर सकते हो। 4 ना रखना चाहो तो आप 9 रख के देख लो, 16 रख के देख लो, 25 रख के देख लो, सारे स्क्वायर नंबर है, ठीक है। 9 क्वेश्चन देखिए, ये कहता है ए और बी दोनों भाई है। अब ये जो ब्लड रिलेशन वाले क्वेश्चन है ना, इनके अंदर एक चीज ध्यान में रखना, कई बार आपसे कहते हैं भाई जैसे मान लो सबसे ऊपर आप अपनी पीढ़ी वाइज चलो, ठीक है, जैसे मान लो ये आपकी पीढ़ी है, और इन क्वेश्चंस को ना आप अपने ऊपर रख के क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश किया करो, बहुत ईजी हो जाता है। अपने ऊपर रख के सोल्व करने की कोशिश किया करो, अपनी रिश्तेदारी में जाके क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश किया। ये जैसे मान लो मेरी पीढ़ी है, मेरे मदर फादर की पीढ़ी में यहाँ लिखूंगी, और मेरे मदर फादर के ऊपर जो मेरे ग्रैंड फादर और ग्रैंड मदर है उनकी पीढ़ी में यहाँ लगाऊंगी, ठीक है। मैं ऐसे सीरीज में लिखती हूँ हमेशा, आप भी ऐसे ही लिखने की कोशिश करना, हो सकता है आपका अलग तरीका हो, तो आप अपने तरीका पर बने रहना, ठीक है। जब भी बात करती है ब्रदर्स की, यानी कि जो मेल वर्ग है, जब उसकी बात करें तो आप हमेशा एक प्लस लगा देना मेल वर्ग को कंसिडर करने के लिए। फीमेल को करने के लिए मैं हमेशा एक माइनस लगा देती हूँ कि ये फीमेल को डिनोट करता है, ठीक है। और जब कपल हो, जैसे मम्मी पापा की अगर बात हो रही है, तो फिर मैं वहाँ पर ऐसे लगा देती हूँ, ये साइन दिखाता है कि मतलब किसी मैरिड कपल की बात हो रही है, ठीक है, किसी मैरिड कपल, यानी कि उसकी शादी उससे हो रखी, उसकी शादी फलाने से हो रखी है। ये लगाती हूँ तो इसका मतलब ये होता है कि वो ब्रदर सिस्टर वाला है, ठीक है। तो इससे आपके क्वेश्चन जो है ना वो बहुत अच्छी आप समझ पाओगे इससे, इन सारी चीजों से। चलिए अब इस क्वेश्चन के अंदर हमें क्या देखना है, इस क्वेश्चन के अंदर 9 जो क्वेश्चन है, ये कह रहा है ए और बी दोनों भाई है, ठीक है, और दोनों भाई है तो मतलब मैं क्या करूंगी, ये ए हो गया और ये बी हो गया, ये वाला सिंबल भाई बहन वाला है, और दोनों भाई है मतलब, तो मतलब ये जेंट कैटेगरी में है, ठीक है, तो मैंने इसको प्लस लगा दिया। फिर कह रहे सी और डी दोनों बहनें हैं, सी और डी दोनों बहनें हैं, ठीक है। अब भाई बहन वाला है तो मैंने एक माइनस का साइन लगा दिया, और ये आपका माइनस मतलब ये दोनों फीमेल कैटेगरी से आती है। अब कहता है ए सन मतलब ये अपोस्ट्रोफी एस है, मतलब ए का बेटा, ए का जो बेटा है वो डी का भाई है, ए सन इज डीज ब्रदर, ठीक है, ए का बेटा। अब ए का बेटा तो इसके नीचे ही जाएगा, बिकॉज पीढ़ी है भाई, ये पेरेंट्स की पीढ़ी है, तो हमारी पीढ़ी तो नीचे जाएगी ना। आप खुद को कंसिडर करके ऐसे देख लो भाई, ए का बेटा तो नीचे जाएगा, ऊपर तो नहीं जाएगा, ऊपर तो इनके मम्मी पापा जाएंगे। तो ए का बेटा है, ए का बेटा, अब बेटे का नाम नहीं दिया तो मैं एक्स मान लेती हूँ, और ये प्लस है, ठीक है। ए का जो बेटा है वो डी का भाई है, डी ये है, डी ये ना, मैंने इसको उठा के नीचे लिख दिया सेम, क्योंकि सी और डी दोनों सिस्टर है, सिस्टर का साइन रिप्रेजेंट कर दिया यहाँ से। अब ये कह रहा है कि जो ए का बेटा है वो कोई भी होगा, उसको एक्स मान लिया मैंने, ये भाई है, बेटा है मतलब लड़का है, और ये इसकी बहन है, मतलब ये तीनों क्या हो गए, ये तीनों भाई बहन हो गए, ये तीनों भाई बहन हो गए ना, जिसमें से 2 लड़कियां और एक ये लड़का है जो कि बेटा है इसका ए का, ठीक है। अब क्या कह रहा है ये कि हाउ इज बी रिलेटेड टू सी, बी का क्या संबंध है सी के साथ। अब देखो ये जो है इसके पापा हैं, ए जो है इस एक्स के, जो भी है ये एक्स जो इनका बेटा है इसके पापा हैं। अगर ये ए जो है एक्स के पापा है तो सी और डी के भी तो पापा ही हुए, है ना, सी और डी के भी तो पापा ही हुए, तो सी के पापा है ये, और पापा का भाई है ये, भाई सिबलिंग वाला है ना, ये सिबलिंग वाला। अगर मैं ये लगाती तो मतलब ये तो कोई फिर फीमेल पार्ट होता, ठीक है। तो ये लेकिन क्या है, ये भाई है, तो पापा का भाई क्या होता है, पापा का भाई तो अंकल होता है ना, है ना भाई, पापा का भाई क्या होता है, अंकल होता है। तो ये क्या आ जाएगा इसका आंसर, बी कैसे रिलेट करता है सी से, तो सी का जो बी है वो क्या हुआ, चाचा हुआ, ठीक है, अंकल हो गया, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर अंकल, अंकल आपको ऑप्शन में मिल जाएगा। 10th क्वेश्चन कहता है आपको अरेंज करना है, अरेंज करना। ये जो ब्लड रिलेशन वाले ना कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं, जैसे वो बोलती है पार्क में बैठी हुई बोलती है कि वो जो बच्चा खेल रहा है वो मेरे फलाने के फलाने का फलाना है, तो आप इसको अपने ऊपर लेकर के सोल्व करने की कोशिश किया करो। मैं हमेशा ऐसे ही सोल्व करती हूँ, मुझे वैसे समझ में नहीं आता, मैं हमेशा अपने ऊपर लेकर के सोल्व करती हूँ कि वो मेरी बुआ के चाचा का ताऊ का जो भी है, तो मैं अपनी बुआ अपने चाचा अपने ताऊ तक चली जाती हूँ। तो आप ऐसे अपने क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। और हमेशा मेरे क्वेश्चन सही होते हैं, ये चीज़ जब मैं ऐसे करती हूँ।
अरेंज करिए। फ्रेज दिया है आपको, फर्स्ट ऑप्शन में आपको फ्रेज दिया है, फ्रेज है। सेकंड में आपको दिया है लेटर, आपको इसको मीनिंगफुल उसमें अरेंज करना है। थर्ड दिया है वर्ड एंड फोर्थ दिया है आपको सेंटेंस, ठीक है, जो कि वाक्य होता है। ये वाक्य होता है, ये शब्द होता है, ये आपका वर्ण होता है, कोई भी लेटर, और फ्रेज मतलब वाक्य का कोई भी अंश होता है, वाक्यांश आप इसको कह सकते हो। तो आप इसको अरेंज करना है, कैसे आएगा, पहले कौन सा आएगा। देखो कोई भी जो सेंटेंस होता है, कोई भी वाक्य होता है, वो किससे मिलकर के बना होता है भाई। सबसे पहले जो भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है वो क्या होती है, वर्ण होता है। वर्ण मतलब लेटर। अगर मैं बोल रही हूँ माई नेम इज सोनम, माई नेम इज सोनम, तो ये सेंटेंस भी तो किन्हीं लेटर से मिलके बना है। यहाँ पर एम लिखा गया है, वाई लिखा गया, नेम लिखा गया, एन लिखा गया, ए लिखा गया है। तो ये जो एम और वाई है वो लेटर होता है, और ये लेटर मिलकर के वर्ड बना रहे हैं। लेटर मिलकर के ही तो शब्द बनाते हैं, वर्ण मिलकर के ही तो शब्द बनता है। तो लेटर मिलके वर्ड बनाता है। वर्ड के बाद क्या बनते हैं, वाक्य के अंश यानी कि फ्रेज आते हैं, और फ्रेज जो है वो फिर आपका कंप्लीट सेंटेंस बनाता है। ठीक है, ये आपकी एक सीरीज होती है। सबसे पहले आपका लेटर आएगा जो कि दो है, उसके बाद आपका वर्ड आएगा जो कि 3 है, फिर आपका फ्रेज आएगा 1 है एंड 4। तो ये जो आपका ऑप्शन में आंसर है, ये जो सीक्वेंस है, ये आपकी यहाँ पर करेक्ट हो जाती है। आपका ब्लड रिलेशन से है। अनिल इंट्रोड्यूस करता है प्रशांत को, ही इज द हस्बैंड ऑफ द, ये जीडी का मतलब ग्रैंड डॉटर है, आपको क्वेश्चन स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। ग्रैंड डॉटर ऑफ द फादर ऑफ माई फादर, हाउ प्रशांत रिलेट टू अनिल। इसका मतलब क्या है भाई, आपको ना एक तो ना इनको अपने ऊपर करके सोल्व किया करो। मैं कभी भी अगर ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करती हूँ ना, तो अपने रिलेशन में घुस जाती हूँ। मैं अपने आप को मान लेती हूँ, फिर जैसे अगर मैंने यहाँ पर जो बेस है मैंने खुद को रख लिया, तो फिर मैं अपने रिलेशन में जाकर के चीज़ें समझने की कोशिश करती हूँ। तो मैं आपको ऐसे समझाऊंगी, बट फिलहाल मैं आपको चीज़ें बता देती हूँ। हमेशा जब जनरेशन वाइज चलते हैं, तो ये जैसे मान लो आपकी जनरेशन है, ठीक है, ये अगर बच्चों की जनरेशन है, ये आपकी खुद की जनरेशन है, तो इससे ऊपर आपके मदर फादर की जनरेशन आएगी, ठीक है, आपके पेरेंट्स की जनरेशन यहाँ पर आएगी, और इसके बाद आपके जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं उनकी जनरेशन आती है। एक चीज मैंने आपको और बताया था कि जब कपल का रिलेशन अगर डिनोट करना है, तो आप ऐसे सिंबल बना करके, और आप फीमेल है उनको आप नेगेटिव ऐसे कर सकते हो, और जो मेल है उनको आप प्लस का साइन ऐसे दे सकते हो। अगर आप भाई बहन का या फिर अगर सिबलिंग का रिलेशन दे रहे तो आप सिंपली ऐसे कर सकते हैं, और ब्रदर का मेल कैटेगरी है तो प्लस, और माइनस है तो मतलब ये उसकी बहन हो गई। अगर ये एरो वाला और ऐसे आपका एरो वाला है तो मतलब ये मैरिड कपल का जो है रिलेशन बता रहा है, और ये अगर सिंपल एक डॉट है तो इसका मतलब ये क्या है, ये भाई बहन वाला रिलेशन बता रहा है। तो आप इस चीज को ध्यान में रखना। अगर आप मेरे अकॉर्डिंग चल रहे हैं, अगर आपके खुद के कोई नोशंस है तो आप उनको भी लेकर के चल सकते हो, इतनी कोई बड़ी बात है नहीं। अब देखो, ये कह रहा है अनिल ने प्रशांत को इंट्रोड्यूस कराया है, और लास्ट में भी पूछा जा रहा है कि आप जो प्रशांत अनिल से कैसे होगा। तो अनिल प्रशांत को इंट्रोड्यूस कराते हुए कहता है कि जो प्रशांत है, ही मतलब प्रशांत, वो हस्बैंड ऑफ द ग्रैंड डॉटर ऑफ द फादर ऑफ माई फादर। ठीक है, मान लो अनिल मैं हूं, ठीक है, मैंने यहाँ पर मान लिया अनिल मैं हूं, तो ये हो गया कहीं पर अनिल, और अनिल है मेल, तो मैं यहाँ पर एक प्लस का साइन बनाऊंगी। अब अनिल कह रहा है कि मेरे फादर के फादर, यानी कि अनिल के फादर ऊपर ही जाएंगे, ठीक है, मतलब ऊपर लेवल पर जाएंगे। अनिल के फादर यहाँ पर, अब फादर नहीं कुछ भी नाम वगैरह नहीं, तो मैं एफ से डिनोट करूंगी और प्लस मार्क यहाँ पर कर दूंगी, क्योंकि ये मेल कैटेगरी से आते हैं। अब कह रहे हैं मेरे फादर के फादर, मेरे फादर के फादर तो मतलब इनके ग्रैंड फादर हो गए, ठीक है, इनके ग्रैंड फादर हो गए। यहाँ पर ये कह रहे हैं कि वो जो है प्रशांत है हस्बैंड ऑफ द ग्रैंड डॉटर ऑफ द फादर ऑफ माई फादर, यानी कि मेरे फादर के जो फादर है इनकी ग्रैंड डॉटर है। भाई अनिल भी तो ग्रैंड सन हो गया ना, अनिल भी तो ग्रैंड सन हो गया। तो अगर ये ग्रैंड सन है और कह रहा है कि जो प्रशांत है वो ग्रैंड डॉटर है, किनका, इनके ये दादाजी लगे इनके, है ना, भाई ग्रैंडफादर लगे ना अनिल के, तो कहीं ना कहीं जो ग्रैंड डॉटर है वो इसकी बहन हुई अनिल की। ये अगर ग्रैंड डॉटर है, मैं यहाँ पर माइनस से इसको फीमेल कैटेगरी को डिनोट कर रही हूँ, तो ये इसकी बहन हो गई, अनिल की बहन ही तो हो गई, क्योंकि अनिल कह रहा है कि मेरे फादर की ग्रैंड डॉटर, तो अनिल के यानी कि अनिल मैं हूं, तो मेरे फादर के फादर यानी कि ये मेरे पिताजी की जनरेशन, और ये मेरे जो दादा दादी हैं उनकी जनरेशन की बात करें तो मेरे दादा की पोती है वो, ठीक है, तो पोती है तो मेरी भी तो बहन ही हो गई, ठीक है, मेरी भी तो बहन हो गई। तो ये प्लस मतलब ये भाई, और ये माइनस मतलब ये बहन है। तो इसके हस्बैंड, और हस्बैंड को डिनोट मतलब कपल को डिनोट करते वक्त हम क्या लिखते हैं, हम ऐसा सिंबल बनाते हैं,
ठीक है, ये है इसका हस्बैंड। तो कह रहा है कि अनिल जो है प्रशांत से कैसे रिलेट करता है। जो प्रशांत है इसको हमेशा उल्टा नहीं पढ़ना है, प्रशांत कैसे अनिल से रिलेट करता है। तो ये है प्रशांत जो कि हस्बैंड है किसका, ग्रैंड डॉटर का। ठीक है, और ये ग्रैंड डॉटर तो मतलब ये मेरी बहन ही है, अनिल की तो बहन हो गई। तो बहन का जो हस्बैंड है वो कौन हो जाता है, बहन का हस्बैंड जीजा हो जाता है। ठीक है, बहन का हस्बैंड कौन हो जाता है, जीजा हो जाता है। तो आपसे पूछा गया है प्रशांत कैसे अनिल से रिलेट करता है, तो प्रशांत क्या लगा अनिल का, प्रशांत लगा ब्रदर इन लॉ। ठीक है, ब्रदर इन लॉ, और हिंदी में क्या लगा, जीजा लगा किसका, अनिल का। ठीक है, आई होप आपको ऐसे चीजें समझ में आ रही हैं। ये कह रहा है कि मेरे फादर के फादर यानी कि अनिल के फादर की फादर तो ग्रैंडफादर हो गए, इनकी जो पोती होगी वो इसकी बहन ही तो होगी। ठीक है, इसकी बहन है और इसके हस्बैंड कौन है, इसके हस्बैंड इसके जीजा हो गए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 हमने ऐसे सोल्व कर लिया। आई होप आपको समझ में आ रहा है। आप ऐसे ही रिलेशन को बना करके आराम से चीजों को सोल्व कर सकते हो, अपने ऊपर इन चीजों को रख के सोल्व कर सकते हो। ठीक है, खुद को बेस मान लिया करो और फिर अपने रिश्तेदारी में चले जाया करो, फिर आपको चीजें समझ में आ जाएगी। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि अर्थ जो है वो रिलेट करती है एक्सिस से। एक्सिस का मतलब क्या होता है, धुरी होती है। भाई हमारी जो पृथ्वी है वो अपनी धुरी पर घूम रही है, ये सबको पता है ना, अपनी धुरी पर घूमती रहती है पृथ्वी, अब चक्कर लगाती रहती है। ठीक है, ऐसे ही जो व्हील है वो किससे रिलेट करता है, टायर से रिलेट करेगा, कार से रिलेट करेगा, रोड से, या फिर हब से। हब का मतलब होता है धुरी, और बाकी इनके आपको मतलब पता ही होंगे। टायर मतलब टायर होते हैं गाड़ी के, कार मतलब कोई भी कार लगा लो, रोड मतलब सड़क होता है। तो जैसे अर्थ एक्सिस से रिलेट करता है वैसे व्हील किससे रिलेट करेगा। तो जैसे अर्थ अपना एक एक्सिस पे ऐसे चक्कर लगा रही है, धुरी पे चक्कर लगा रही है, ऐसे जो व्हील है वो भी तो अपने एक एक्सिस पर मूव करते रहते हैं ना। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, जो फोर्थ ऑप्शन है हब जो है यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो सेकंड का हब हो जाएगा। इसमें बीच बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं रहना है। कई बार हम इस चीज को कार मार्क कर देंगे, ठीक है, टायर मार्क कर देंगे, बट उसका हब आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर से आपका ये ओड का आ गया, STUA यहाँ पर आपको एक ओड वन निकालना है, मतलब बाकी में तो सेम कोई लॉजिक लग रहा है और एक में कोई सेम लॉजिक नहीं लग रहा है। तो HGFA, अब इसमें से ओड कौन सा है आपने ये निकालना है। अब इसमें आपको नंबरिंग करने की जरूरत नहीं है, क्यों नहीं है, देखो सब में ए तो है ही, ये भी ए है, ये भी ए है, ये भी ए, तो इसको तो हम छोड़ देंगे। बाकी देखो क्या कह रहा है, STURQP। जब आप ABCD पढ़ते हो तो आपको पता है ना भाई, S के बाद तो T ही आता है और T के बाद आपका U ही आता है, तो मतलब ये क्या है आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर देखूं तो ये आपका क्या है, ये आपका डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, बिकॉज RQP नहीं होता, PQR होता है। तो ये आपका ऐसे चल रहा है एक एक इंक्रीज करके। KLM ये भी आपका ऐसे चल रहा है, K फिर उसके बाद L आता है, फिर M आता है, और ये भी आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर में चल रहा है। ठीक है, ये आपका डिक्रीजिंग में चल रहा है, सॉरी ये आपका डिक्रीजिंग चल रहा है। FGH, भाई FGH ही तो होता है, HGF नहीं होता। तो ये आपकी जो ABCD है वो ऐसे चल रही है सारी, जबकि ये आपकी उल्टी चल रही है। ठीक है, STU, तो ये वन आपका कौन सा है, ये आपका ओड वन है। बाकी सब में आपकी जो रीजनिंग है वो ये लग रही है कि आपका यहां से स्टार्ट होकर तब ऐसे जा रहा है। ठीक है, KLM GFH, भाई ABCDEFGH ऐसे ही तो आता है, उल्टा थोड़ी ना आता, जबकि इसमें यहाँ पर इस डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है, आई होप आपको ये चीजें समझ में आ रही है। तो ओड वन कौन सा होगा, STUA आपका ओड वन होगा। आप ऑप्शन में चेक कर लेना, इनको मैंने ऑप्शन यहाँ पर लिखे नहीं है स्पेस की वजह से। क्वेश्चन नंबर 4 भाई कंप्लीशन कह रहा है, XF MTJ NPN और OLR कह रहा है। इसके बाद आपको इस जो सीरीज है इसको आपको फिनिश करना है, इसको आपको कंप्लीट करना है। नेक्स्ट क्या आएगा, तो नेक्स्ट के लिए आप क्या करोगे, आप यहाँ पर नंबरिंग कर सकते हो, बिना नंबरिंग के भी आराम से हो जाएगा, बिना नंबरिंग के भी हो जाएगा। बिकॉज देखो L के बाद M आ रहा है, M के बाद N आ रहा है, N के बाद O आ रहा है, और O के बाद तो आपका क्या आएगा, P आएगा। अगर आप नंबरिंग से जाना चाहते हो तो आपके लिए और भी ज्यादा आसान हो जाएगा। ठीक है, जैसे मैंने इनको इतना अच्छे से याद नहीं किया, मैं फटाफट से इसको लिख लेती हूँ नंबरिंग, और फटाफट से अपनी नंबरिंग लिख लेती हूँ। तो अगर आपको नंबरिंग याद है तो आप फट से लिखेंगे और विद इन सेकेंड्स आपको एक क्वेश्चन बन जाएगा। 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 और 24। ठीक है, यहाँ पर L की वैल्यू क्या होगी भाई 12, X की वैल्यू है 18 और F की वैल्यू क्या है 6 है। ठीक है, उसके बाद M की वैल्यू क्या है, L के बाद M आता है 13 है। T की वैल्यू क्या है, RST U से पहले आता है यानी कि 20 है, और J की वैल्यू क्या है IJ 10।
n की वैल्यू देखो, n की वैल्यू कब आती है, LMNO यानी कि 14 आ जाएगी, ठीक है। PQO के बाद P आता है तो ये क्या हो जाएगा, 16 आ जाएगा और n की वैल्यू 14 आ जाएगी। अब O की वैल्यू क्या है, O की वैल्यू 15 ही है, L की वैल्यू है 12 और R की वैल्यू है 18। अब देखो फटाफट से देखो, 12, 13, 14, 15 तो यहाँ पर 16 आ जाएगा और 16 क्या है आपका भाई 15 OP आ जाएगा, ठीक है। तो P आपका 16 आ गया। उसके बाद कह रहा है 18 के बाद 20 है, 20 के बाद आपका 16 है, 16 के बाद आपका 12 है। तो ये क्या कैसे होगा, देखो अगर आप इसको ऐसे देखें तो 12 प्लस में 4, 6 लिख दिया, 12 प्लस में 4 कितना होता है 16, 16 प्लस में 4 कितना होता है 20 होता है, और 20 प्लस में 4 कितना होगा, 20 प्लस में 4 होता है 24 होता है, ठीक है। ये मैंने गलत उतारा है क्या यहाँ पे, LXF सॉरी X 24 ही तो है, माई मिस्टेक, X कितना है 24 है, ठीक है। X 24 ही तो ये लिखो, X 24 है। चलो उसके बाद ये 24 हो गया, यानी कि 4 4 ऐसे इंक्रीज करते आऊंगी। तो अगर यहाँ पर मेरा ये 12 है तो मैं किस में 4 ऐड करूं कि मेरा 12 आ जाए, तो यहाँ पर 8 होगा, 8 नंबरिंग, 8 में जब 4 करूंगी तो यहाँ पर मेरा 12 आएगा ना, 8 में 4। अब देखो 8 कहाँ पर है, 8 आपका I से पहले क्या आता है, I से पहले आपका H आता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आएगा, H आ जाएगा। अभी समझे यहाँ से भाई, पहले मैंने यहाँ पर गलती से लिख दिया था, उस चीज को इग्नोर करना। देखो H है आपका 8 नंबरिंग का, 8 प्लस 4 12, 12 प्लस 4 16, 16 प्लस 4 20, 20 प्लस 4 24। तो ये आपका ये 4 का चल रहा है। अब एंड में क्या आएगा, उसके बाद कह रहा है 6 प्लस 4 10 है, 10 प्लस 4 14 है, 14 प्लस 4 18, 18 प्लस 4 कितना आता है 22 आता है, और 22 की नंबरिंग कौन सी है, V है। तो PHV आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। विद इन सेकेंड्स आप इन क्वेश्चंस को बना सकते हो। इसके अलावा अगर आप नंबरिंग में नहीं लिखना चाहते तो भी आप आराम से देख सकते हो, ठीक है। तो भी आप आराम से डिक्रीजिंग ऑर्डर में ABCD देख सकते हो, इंक्रीजिंग ऑर्डर में ABCD आराम से देख सकते हो। बट जब नंबरिंग हमें पता होती है तो चीज़ें और भी ज़्यादा आसान हो जाती है। तो आप नंबरिंग लगाने की यहाँ पर ज़रूर कोशिश किया करो, ठीक है। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं, PHV इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट पे चलते हुए इन क्वेश्चंस को ना खुद से भी बना के देखा करो, है ना, सिर्फ वीडियो से नहीं, खुद से भी बना के देखा करो। 786 कह रहा है स्टडी वेरी हार्ड, 786 क्या कह रहा है, स्टडी वेरी हार्ड है। स्टडी, ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं, स्टडी वेरी हार्ड, और ये बहुत इजी होते हैं। 958 ये कह रहा है हार्ड वर्क पेज। उसके बाद 645 कह रहा है स्टडी एंड वर्क, स्टडी एंड वर्क। तो आपको वेरी का कोड बताना है, हाँ कोड ऑफ वेरी पूछा है। देखो स्टडी वेरी हार्ड और स्टडी एंड वर्क, तो यहाँ पर आपके कौन से दो कॉमन है, आपका ओनली स्टडी कॉमन है। अगर फर्स्ट और लास्ट में देखूं स्टडी कॉमन है, मतलब कोई एक डिजिट आपकी सेम मिलेगी, तो डिजिट आपकी 6 है, यहाँ पे भी 6, यहाँ पे भी 6, तो स्टडी का जो कोड आ गया वो आपका 6 हो गया। उसके बाद स्टडी वेरी हार्ड, स्टडी तो निकाल दो, ठीक है, स्टडी तो आपका ऑप्शन में जो 6 कोड है उसको तो एलिमिनेट ही कर दो। उसके बाद स्टडी वेरी हार्ड और हार्ड वर्क पेज, इन दोनों में भी आपका हार्ड जो है वो सेम है, इन दोनों में, यानी कि एक डिजिट आपका सेम मिलेगा, बाकी दोनों डिफरेंट है। ये वर्क पेज है, ये स्टडी वेरी है, यानी बाकी दोनों डिजिट डिफरेंट मिलेंगे। 8 इसमें भी 8 इसमें भी है, तो आपका जो हार्ड है उसका कोड हो गया 8, और हमसे वेरी का पूछा है भाई, स्टडी का हो गया 6, इसका हो गया 8, बचा मेरे पास 7, तो वेरी का कोड क्या हो गया, वेरी का कोड हो गया 7 आंसर, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं, ये बन जाते हैं आराम से। एक तो क्वेश्चन में फंसते हैं, बाकी क्वेश्चन आप बहुत ही ईजी होते हैं, आराम से उनको बना सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 2 7 24 7 7 2 3 8। आपको नेक्स्ट सीरीज लिखनी है, क्या आएगी, ठीक है। चलो लिखो नेक्स्ट सीरीज कैसे लिखेंगे। देखो ऐसे जब कई बार आपको ज्यादा इंक्रीजिंग ऑर्डर में मिले ना, तो आप मल्टीप्लाई करके किया करो, ठीक है। अगर आपको कम इंक्रीज में हो रहा है तो मतलब कहीं ना कहीं फिर आप प्लस से कर सकते हो, ठीक है। अगर डिक्रीजिंग में है तो फिर आप माइनस करके देख सकते हो। लेकिन आप देखो पहले 2 है, फिर 7 है, 7 से 24, 24 से सीधा 77 हो गया, और 77 से सीधा 238 हो गया। तो आप यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन सीरीज का इस्तेमाल करेंगे, मल्टीप्लाई करके लगाने की कोशिश करो। अब देखो मैं यहाँ पर अगर 3 से मल्टीप्लाई करती हूँ, 2 3 जा 6 प्लस 1 तो मेरे पास 7 आ जाता है, 7 3 जा 21 प्लस 3 तो मेरे पास 24 आ जाएगा। इसको मैं 3 करूंगी और
1 के बाद 3 है तो यहाँ पर पक्का से 5 होना चाहिए प्लस करके देखो। 24 दिया 72 होता है और 72 प्लस 5 आपके 77 ही होते हैं। ठीक है, तो इसको अब मुझे पता चल गया मेरी क्या सीरीज चल रही है, मल्टीप्लाई 3 और आपका ओड में चल रहा है 1 3 5। तो अगला मेरा मल्टीप्लाई 3 प्लस 7 होगा और इससे अगला मेरा क्या होगा, मल्टीप्लाई 3 प्लस 9 होगा। तो मैं इसके अंदर ना जाकर के इसके अंदर सीधा इसे ऐड करूंगी। तो 2 3 8 को जब मैं 3 से करूंगी, 3 8 24, 4 3 3 9 10 11 3 2 6 714 प्लस 9 723। तो मेरी नेक्स्ट सीरीज क्या आ जाएगी, 723। ठीक है, तो आप इन सीरीज को ऐसे कर सकते हो। मल्टीप्लाई में करने की कोशिश किया करो जब आपका ज्यादा इंक्रीजमेंट हो रहा है तो। ठीक है, तो आप इसको मल्टीप्लाई में ऐसे करके देख सकते हो। नेक्स्ट सीरीज, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 723 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहां से हमने 6 क्वेश्चन कर लिए हैं। अब फटाफट से अपने नेक्स्ट 4 क्वेश्चंस को भी कर लेते हैं। रीजनिंग की इस क्लास का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 7 है। ये आपका डायरेक्शन का क्वेश्चन है, इसमें काफी कंफ्यूजन होती है तो इस चीज को सोल्व करने की कोशिश करेंगे। ए जो है वो 40 मीटर साउथ वेस्ट है बी से। इसको पहले आप डायरेक्शन को समझो। डायरेक्शन हम कैसे करते हैं, अगर ये आपका ईस्ट है, वेस्ट है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ। ठीक है, नॉर्थ आपका हमेशा एंटी क्लॉकवाइज आता है तो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ एंड साउथ आप ऐसे करेंगे। उसके बाद यहाँ पर ये डायरेक्टली इन मेन डायरेक्शंस की बात नहीं कर रहा, कह रहा है साउथ वेस्ट। तो साउथ वेस्ट आपका ये होगा साउथ वेस्ट। अगर नॉर्थ वेस्ट बात करें तो नॉर्थ वेस्ट आपका ये होगा। ठीक है, ये आपका साउथ वेस्ट, ये आपका नॉर्थ वेस्ट और ये नॉर्थ ईस्ट होगा और ये क्या होगा, ये साउथ ईस्ट होगा। तो इस क्वेश्चन में बात कर रहा है साउथ वेस्ट की और साउथ ईस्ट की। ठीक है, तो यहां पर इस क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करेंगे। ये कह रहा है कि जो ए है वो 40 मीटर साउथ वेस्ट है बी से। मैं अगर बी को यहां पर मान लेती हूं, बी अगर यहां पर है तो बी जो है साउथ वेस्ट है, ए जो है वो बी से 40 मीटर साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट इधर है तो ये लगा लो कि आप साउथ वेस्ट इधर है। ठीक है, 40 मीटर ये आपका ए बैठ गया। अब कह रहा है कि जो सी है वो 40 मीटर साउथ ईस्ट है बी से। साउथ ईस्ट इधर है, अगर मेरा डायरेक्शन यही है ईस्ट वेस्ट नॉर्थ एंड साउथ वाला डायरेक्शन है तो। ठीक है, तो यहाँ पर जो सी है वो कह रहा है 40 मीटर ही साउथ ईस्ट है। ठीक है, ये आपका साउथ वेस्ट है और ये आपका साउथ ईस्ट है। तो कह रहा है कि जो सी है वो ए से किस डायरेक्शन में है। जो सी है वो ए से, अगर ई यहां से देखेगा, यहां से अगर उसको देख रहा है ए, तो जो सी है वो उसके किस डायरेक्शन में है। भाई दूरी आपकी सेम है तो किस डायरेक्शन में है, बिल्कुल आमने सामने है। ठीक है, ये अगर आपका साउथ ईस्ट है, ये अगर आपका साउथ ईस्ट में है दोनों, तो ये आपस में ऐसे देख रहे हैं, बिल्कुल ऐसे। और ऐसे आपका कहां पर आ रहा है, ये आपका ईस्ट में है। साउथ ईस्ट कई बार इसको मार्क कर देते हैं स्टूडेंट्स, लेकिन वो गलत है। ये आपका किस डायरेक्शन में देख रहा है, बिकॉज बिल्कुल बराबर पे देख रहा है। ये अगर बी है, दोनों के डिस्टेंस सेम है 40-40, तो ये बिल्कुल ऐसे देख रहा है और ऐसे आपका कौन सा आ जाएगा, ईस्ट आ जाएगा। तो आपका जो सी है वो ए से किस डायरेक्शन में है, ईस्ट डायरेक्शन में है। ठीक है, आप पहले इस चीज को समझा करो एंड देन बाद में आप इस क्वेश्चन को देखा करो। तो इससे ये बिल्कुल सीधा दिख रहा है, टेढ़ा नहीं दिख रहा, बिल्कुल सीधा देख रहा है, तो वो कौन सा है, ईस्ट डायरेक्शन हो जाएगा। ठीक है, 7 क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर किसी क्वेश्चन में डाउट रहता तो आप कमेंट कर दिया करो, मैं उसका रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगी। 8th क्वेश्चन कह रहा है बहुत इजी है। ये कह रहा है 15 - 5 डिवाइड बाई 5 इंटू 20 + 10। इन्होंने इस क्वेश्चन के अंदर कहा है कि मल्टीप्लाई को आप माइनस लिखो, डिवाइड को प्लस लिखो, प्लस को डिवाइड लिखो और माइनस को मल्टीप्लाई। तो माइनस को क्या कह रहा है, माइनस को कह रहा है मल्टीप्लाई और डिवाइड को कह रहा है प्लस। मल्टीप्लाई को क्या लिखना है, माइनस लिखना है और प्लस को लिखना है डिवाइड। अब सोल्व करना है, डायरेक्टली इसको सोल्व नहीं करना है, आपने पहले अपने सिंबल्स को चेंज करना है, साइन को चेंज करना है। ठीक है, अब देखो यहां पर इसको मैं डायरेक्टली कर सकती हूँ 75 + 5। मुझे पता है पहले डिवाइड ही सोल्व होता है, बट बीच में ना तो कोई ब्रैकेट है ना कुछ हो रहा है, तो इसलिए हम इसको कर सकते हैं 2। भाई 20 को 10 से डिवाइड करते 2 आता है। इसको अब प्लस सोल्व होगा तो 80 - 2 कितना आ गया, 78। आंसर कितना आ जाएगा, 78 इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बस आपको ध्यान में रखते हुए सही से चीजों को सोल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका वो सीरीज का है, इसमें आपको रोंग टर्म बतानी है। तो रोंग टर्म के लिए आपको पहले इसे लिखना होगा 8 13 21 32 47 63 83। ठीक है, अब देखो ये पास पास में ही है, मल्टीप्लाई नहीं, आप इसको प्लस में करके पहले बनाने की कोशिश करो। और एक इसमें जो टर्म है वो गलत है, वो हमें रिमूव आउट करनी है। तो अगर प्लस करेंगे तो इसमें +5 हो रहा है
13 में प्लस 8 अगर ऐड करते तो 21 आता है, 21 में प्लस 11 अगर ऐड करते हैं तो 32 आता है, और इसके अंदर 7 में से 2 गया 5, 15 अगर ऐड करते हैं तो कितना आता है 47 आता है, और इसके अंदर 16 अगर ऐड करते हैं, 7 और 6 13 4 हाँ फिर, और इसके अंदर कितना आ गया ये अगर सीधा 20, ठीक है 63 में अगर 20 ऐड करते हैं तो हमारा 83 आता है। अब हमें कैसे पता करना है कि कौन सा आपका गलत है। देखो ये +3, ये भी +3, और यहाँ पर आपका कितना आ रहा है, ये अगर आपका 11 प्लस ये +4 कर रहा है, ये +1 कर रहा है, और ये +4 कर रहा है, मतलब यहाँ पर आपका खेल कहीं ना कहीं गड़बड़ में है, ठीक है। यहाँ पर आपको गड़बड़, यहाँ पर भी आपका +3 ही आना चाहिए था, जबकि +4 है, +3 आना चाहिए था यहाँ पर, ठीक है। +3 आता तो फिर कितना, 8 और 3 11, तो 11 और 3 14, यानी कि यहाँ पर 14 होना चाहिए था। तो आपका यहाँ तक जो सीरीज है वो सही है, क्योंकि आपका ये जो डिफरेंस है वो सही है, पर ये भी 3 दे रहा है, ये भी 3 दे रहा है, जबकि आपका डिफरेंस यहाँ पर गड़बड़ा रहा है, ठीक है। यहाँ पर आपका आना चाहिए था 14, आ रहा है 15, तो मतलब आपकी ये वाली जो टर्म है वो क्या है, आपकी रोंग है, ठीक है। ये वाली टर्म है रोंग। क्यों रोंग है, मेरे को कैसे पता चला, मैंने यहाँ पर देखा 5 + 3 8, 8 + 3 11, और अगर 3 का ही डिफरेंस देखा जाए तो यहाँ पर तो 14 आना चाहिए, जबकि यहाँ पर तो 15 आ रहा है, तो मतलब यही जो है टर्म जो आपके खेल को खराब कर रही है। अगर इसका सही में देखो तो कितना आना चाहिए, सही में देखें तो यहाँ पर 14 आना चाहिए, और 14 + 3 कितना होता है, यहाँ पर 17 आना चाहिए, ठीक है। ये 16 गलत है, ये 15 गलत है, यहाँ पर 14, और फिर देखो इसके अंदर फिर से +3 आ रहा है, आ गया ना +3 का। तो मतलब यहाँ पर आपकी जो टर्म है वो कौन सी आनी चाहिए थी, यहाँ पर आपकी आनी चाहिए थी 4 और 2 6, 46 आनी चाहिए थी। 46 के अंदर 17 जब ऐड करेंगे तो फिर आपकी ये टर्म कौन सी आनी चाहिए थी, ये फिर आपकी 63 ही है, ठीक है। तो यानी कि आपका कौन सा टर्म गलत है, यहाँ पर 47 टर्म गलत है। 47 जिस भी ऑप्शन में है आपका वो करेक्ट हो जाएगा। तो आपको ऐसे आइडेंटिफाई करना आना चाहिए, आप डिफरेंस देख सकते हो, आप प्लस देख सकते हो, ठीक है। आप ऐसे दिमाग अगर थोड़ा सा भी लगाएंगे तो आपके क्वेश्चन सोल्व हो जाते हैं, कोई इतना डिफिकल्ट नहीं होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन है, काफ़ी कंफ्यूजिंग भरा, इसमें मैं आपको ट्रिक से भी बताऊंगी और आप कैसे जनरल तरीके से कर सकते हो इस क्वेश्चन को, वो भी आपको समझाने की कोशिश करूंगी। कह रहा है एक क्यूब है, इसको पेंट किया गया रेड ऑन ऑल फेसेस, ठीक है। भाई क्यूब क्या होता है, सबको पता है ना क्यूब क्या होता है। क्यूब आपका कुछ ऐसा होता है, कितने फेस होते हैं क्यूब के, क्यूब के आपके 6 फेस होते हैं, ठीक है। ये आपका क्यूब है, तो इसके आपका 1 2 3 4 5 और 6 फेस होते हैं, ठीक है। फेस कितने होते हैं, 6 फेस होते हैं। इसको सभी को लाल रंग किया गया है सारे फेस को। उसके बाद कह रहा है इसको 64 स्मॉल क्यूब्स में काटा गया है और उनकी साइजेस इक्वल है। क्यूब है तो साइज इक्वल होंगे, 64 स्मॉल क्यूब में इनको काटा गया है। अगर ये जो क्यूब है ए, आपका ए की क्यूब अगर 64 है तो आपका जो ए है यानी कि जो सबसे छोटा आपका जो क्यूब है वो उसकी साइड कितनी निकल जाएगी, 64 का आप क्यूब रूट निकालेंगे तो ये 4, यानी कि जो सबसे छोटा आपका एक क्यूब होगा वो आपका 4 साइड का, यानी कि उसकी जो साइड है वो 4 यूनिट में होगी, ठीक है। तो 4 का आपका सबसे छोटा जो क्यूब है वो उसकी जो साइड है वो कितनी हो जाएगी, 4 की हो जाएगी। ये आप यहाँ से समझ गए अच्छे तरीके से, मैंने जस्ट क्या किया है, क्यूब रूट कर लिया। चलिए आप, मेरे को पता है भाई 4 है। अब अगर मैं आपको जनरल तरीके से बताऊँ ना, तो जैसे मान लो आपका ये क्यूब है, मैं एक बार ये क्यूब बना देती हूँ, अगर मेरे से अच्छा ना बने तो इस चीज़ को थोड़ा सा इग्नोर करना, ठीक है। कुछ ऐसे होता है। अब कह रहा है कि हमें 64 स्मॉल क्यूब्स में कट करना है। अगर मुझे 64 स्मॉल क्यूब में कट करना है तो मैं क्या करूंगी, एक फेस पे मैं 16 क्यूब लाऊंगी, तो मैं उसको 4 भागों में बांटूंगी ऐसे, 1 2 3, 1 2 3 4, ठीक है। इसको भी ऐसे ही काटेंगे और इसको भी ऐसे ही, ठीक है। इसको भी ऐसे ही काट देंगे, यानी कि जो मेरा एक फेस है उसके ऊपर मेरा कितना आ गया, 16 पार्ट में, 4 4 8 12 और 16, ठीक है। तो यहाँ पर आपके कितने पार्ट हो गए, 16 हो गए, और 16 को 4 से करते हैं तो कितना आता है, 64 आता है। तो आपको ये बताना है कि इसको मैंने जो है रेड पेंट किया है, ये सारा कलर आपका लेट से रेड है, तो आपको ये बताना है कि कितने ऐसे क्यूब होंगे जिनका कोई भी फेस पेंटेड नहीं है। भाई अंदर से थोड़े ना मैंने पेंट किया, मैंने तो बाहर बाहर से पेंट किया है। तो अगर लेट से मैं अगर इसको हटा दूं अगर, ठीक है, आप इमेजिन करो ये जैसे एक पार्ट है, पूरा एक पार्ट ये है,
इसको अगर मैं यहाँ से एक एक करके हटाती हूँ, भाई क्यूब के साथ ही कट करूंगी, इतना वाला पार्ट मैं अगर कट करके अलग कर देती हूँ तो ये वाला पूरा पार्ट मेरा कट के अलग हो जाएगा। ऐसे ही मैं यहाँ से अगर इसको इतना कट करके अलग करती हूँ तो ये वाला पार्ट हो जाएगा मेरा कट के अलग। ठीक है, तो अब बचे मेरे बीच के सिर्फ 2 लाइन, ये 2 लाइन बची है बीच की। यहां से कट करूंगी तो मेरा ये वाला कट के अलग हो जाएगा, और वहां से करूंगी तो मेरा ये वाला कट के अलग हो जाएगा। ऊपर से करूंगी तो मेरा ये वाला कट के और नीचे आपके 2 रह जाएंगे। ठीक है, तो आपके ऐसे 1 2 3 4 आपके ऊपर से रह जाएंगे और 4 आपके नीचे से अगर मैं ये कट करके अलग करती हूँ तो नीचे वाले आपके 4 रह जाते हैं, तो 4 आपके ये रह जाते हैं। तो टोटल कितने क्यूब आपके बिना पेंट के होंगे? बिना पेंट के आपके 8 क्यूब होंगे। ठीक है, ऐसे ही आपसे ये भी पूछ लिया जाता है, बताओ कितने क्यूब है जिनका 1 फेस पेंटेड होगा, कितना क्यूब है जिनका 2 फेस पेंटेड होंगे, कितने क्यूब है जिनके 3 फेस पेंटेड होंगे। तो जो अगर 3 फेस निकालने हैं तो देखो, एक तो क्यूब का साइड ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, और बाकी उसके पीछे वाले हैं। ठीक है, तो आप ऐसे कर सकते हो। 2 है तो ये वाले हो जाएंगे, भाई 2 पेंटेड है, बाकी जो 2 है वो अलग, इसकी अपोजिट वाले वो अलग से हैं। तो आप इनको ऐसे भी कर सकते हो। अगर आप ट्रिक से करना चाहते हो तो इसका देखो आंसर तो 0 फेस वाले का तो मतलब नो फेस पेंटेड का तो 8 आ गया। ट्रिक से अगर आपको ये सारी चीजें करनी है तो आप फॉर्मूला है इनका एक, वो याद कर सकते हो। अगर आपसे पूछे नो फेस पेंटेड तो आप n-2 की पावर क्यूब कर देंगे। अगर आपसे पूछे 1 फेस पेंटेड तो आप 6n-2 की पावर स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, अगर आपसे पूछे 2 फेस पेंटेड, अगर जो क्यूब है वो अगर उसके 2 ही फेस पेंटेड है तो आप 12n-2 कर देंगे। और अगर आपसे 3 फेस पेंटेड पूछे ना तो इसका आंसर हमेशा 8 ही होता है, 8 ऑलवेज। ठीक है, ये ट्रिक्स हैं, इनको ध्यान में रख लो। ये बहुत ही इजी से फॉर्मूले होते हैं, इनको ध्यान में रख लो। अगर इस क्वेश्चन के दम पर अगर करें तो मेरा जो सबसे छोटा जो स्मॉल क्यूब आ रहा था उसकी साइड कितनी, वो 4 का आ रहा था। तो यहाँ पर मैं इनकी जगह लिखूंगी 4, 4-2 की पावर क्यूब, 2 की पावर क्यूब इज इक्वल टू 8। तो नो फेस पेंटेड वाले कितने क्यूब हो गए? 8। ठीक है, 8 क्यूब ऐसे हो गए जिनका कोई भी फेस पेंटेड नहीं होगा। ठीक है, तो आप जनरल तरीके से भी समझ के कर सकते हो। इतना टाइम नहीं होता है तो आप इन फॉर्मूलाज को लर्न कर लो। हो सकता है आपसे अब की बार 9 पूछा गया, अब की बार आपसे 3 पूछ ले, 2 पूछ ले, 1 पूछ ले, तो ये चीजें हो जाती है। जो पेपर सॉल्यूशन है वो पीजीटी का है, 2022 का पेपर सॉल्यूशन है और सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, पीआरटी, टीजीटी और पीजीटी। ठीक है, तो आपके सेम चीजें हैं जो कि पीआरटी में भी पूछी जाती है और पीजीटी में भी, तो हर जगह यहाँ पर ये चीजें जो है पूछी जा रही है, तो आपको ध्यान में रखनी है। क्वेश्चन को सोल्व करते हैं फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है एक्स एंड वाई आर फेसिंग ईच अदर। ये आपका डायरेक्शन का क्वेश्चन है, यहाँ से एक क्वेश्चन हमेशा आता है। एक्स और वाई जो है एक दूसरे की तरफ फेस करके जो है खड़े हुए हैं एट सनराइज, यानी कि बिल्कुल ही जब सूर्य उदय होता है उस टाइम का। और उदय कहाँ से होता है? उदय हमेशा ईस्ट से होता है, तो आपको डायरेक्शन पता होनी चाहिए है। ठीक है, हमेशा नॉर्थ जो होता है वो ईस्ट के एंटी क्लॉकवाइज, ये आपका क्लॉकवाइज होता है ऐसे, और ये आपका एंटी क्लॉकवाइज होता है। ठीक है, तो एंटी क्लॉकवाइज में होता है नॉर्थ हमेशा ईस्ट के। अब कह रहा है एक्स और वाई जो है दोनों एक दूसरे की तरफ फेस करके खड़े हैं। शेडो जो है वाई की, यानी कि जो वाई की जो परछाई है वो एक्स के राइट में पड़ रही है। अब भाई यहाँ से सूरज निकल रहा है तो obvious सी बात है भाई, जो भी चीजें हैं मतलब जो रोशनी है वो इधर की तरफ जा रही है। कह रहा है कि जो वाई की शेडो है वो राइट पड़ रही है एक्स के। अगर y कहीं पे यहाँ खड़ा है और इधर की तरफ फेस कर रहा है, ये x है और x इधर की तरफ फेस कर रहा है, तो y की जो शेडो है वो कहाँ पड़ेगी? इधर से तो सूरज की रोशनी आ ही रही है, तो शेडो कहाँ पड़ेगी? शेडो यहाँ पड़ेगी। ठीक है, शेडो कहाँ पड़ेगी? यहाँ पड़ेगी। और x का ये क्या हो गया? राइट हो गया। तो कह रहा है y जो है किस डायरेक्शन में फेस कर रहा है, तो बताओ y किस डायरेक्शन में फेस कर रहा है? y इधर की तरफ मुंह करके खड़ा है, तो इधर की तरफ आपकी कौन सी डायरेक्शन है? नॉर्थ डायरेक्शन है। तो जो y है वो कहाँ पे फेस कर रहा है? y जो है नॉर्थ डायरेक्शन में फेस कर रहा है। ठीक है, सिंपल सा सवाल था, पीजीटी लेवल में पूछा जा रहा है, तो आपको ये भी ध्यान में रखना है। क्वेश्चन आपसे बहुत इजी भी पूछे जाएंगे, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपसे डिफिकल्ट तो कुछ भी नहीं है। ठीक है, हो सकता है जिनका अदर जो सब्जेक्ट्स है उनके लिए डिफिकल्ट हो सकता है, बट जो साइंस और मैथ्स वाले हैं उनके लिए तो बिल्कुल भी ये चीज़ें डिफिकल्ट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि 1865 पीपल है टोटल, 1865 लोग हैं, इसमें से 660 जो लोग हैं वो इंग्लिश बोलते हैं, 1305 जो है वो हिंदी बोलते हैं, और 120% जो है वो कोई भी लैंग्वेज नहीं बोलते, मतलब ना हिंदी बोलते हैं ना इंग्लिश बोलते हैं। तो जो दोनों लैंग्वेज बोलने वाले पर्सन आपने वो बताना है। देखो टोटल कितने हैं? 1865 है। सबसे पहले तो इन 120 को घटा दो, बिकॉज ये वो पर्सन है जो बोलते ही नहीं है, और हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए जो दोनों लैंग्वेज बोलते हो।
और ये 120 वो पर्सन है जो दोनों लैंग्वेज बोलते ही नहीं है, तो इनकी तो हमें जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तो ये कितने हो गए, 1745 हो गई। अब इनमें से हमें निकालना है जो दोनों बोलते हो। अब देखो 660 बोलते हैं इंग्लिश, 1305 बोलते हैं हिंदी, इनको जोड़ लो, 1965 आ गया। ये अब इनमें से कोई ऐसे लोग भी होंगे जो दोनों को बोलते होंगे, ठीक है, अब एक हिंदी बोलता है एक इंग्लिश बोलता है, तो ऐसे भी लोग होंगे जो दोनों को बोलते होंगे। तो ये जो आपका टोटल आया ना 120 घटा के, इसमें से आपने ये घटा देना। अब ये छोटा है तो इसमें से ये घटेगा, 1965 में से 1745 आप घटा दो, कितना आ गया, 220। तो ये वो पीपल है, ये वो पर्सन है जो दोनों लैंग्वेज को बोलते हैं। ठीक है, बोथ लैंग्वेज स्पीकिंग पर्सन है, ये दोनों भाषाओं को बोलने वाले हैं ये। तो 220 आपको जिस ऑप्शन में दिखाई दे रहा है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन ये हमेशा पीजीटी में तो ज़रूर ऐसा देखने को मिलता है, तो आप इसी तरीके से आराम से इन क्वेश्चन को बना सकते हैं। फिर आपका सीरीज का क्वेश्चन आ गया, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। X2D V6G है, T21 है, ये R88M है, और उसके बाद एक और है, यहाँ पे लिख देती हूँ P445P। अब एक चीज़ ध्यान में दो, इस सीरीज के अंदर ना जो फर्स्ट और लास्ट है वो ओनली आपका लेटर है, जो बीच में कितने भी आपको डिजिट दिखाई दे रहे हैं वो सारे आपके नंबरिंग है। ठीक है, सारे डिजिट है, जैसे ये 1 है, फिर 2 है, फिर 6 है, फिर 21 है, 88 और ये 445 यानी कि 445 है। अब आपको इसमें लगाना है, लगाओ। मैंने आपको बता रखा था कपिलोरक्स है ना कि आपको नंबरिंग पता होनी चाहिए। इस क्वेश्चन में आपको नंबरिंग की भी जरूरत नहीं है। आप कैसे कर सकते हो, देखो ए के अंदर में कितना, ABCD यानी कि +3 हो रहा है, उसके बाद D में +3 करूंगी तो DEFG ये भी +3 है, ऐसे ही ये भी +3 करके J जा रहा है, और ये भी +3 करके M जा रहा है, और M से +3 करके ही आपका P आ रहा है। ठीक है, +3 करके आपका P आ रहा है। अब P से +3 आपने करना है, तो यहाँ पे लिख देती हूँ नेक्स्ट टर्म क्या होगी, P से +3 करिए, PQRS, तो आपका जो एंड का क्या आ जाएगी, S आ जाएगी एंड की। ठीक है, अब ऐसे ही देखो, ये है आपका Z, ये है X, ये V, थोड़ा अपोजिट से चल रहा है। ठीक है, अपोजिट से चल रहा है। आप ऐसे करके देखो, R में मैं कितना जोड़ू कि T आई, तो PQRST यानी कि +2 है, T में +2 करते हैं तो V जाता है, U में +2 करते हैं तो X जाता है, और X में +2 करते हैं तो Z जाता है। ऐसे ही P में +2 करेंगे तो R जाएगा। अब इसमें +2 करेंगे तो आपका सॉरी इसमें से जब मैं +2 करूंगी यानी कि P से छोटा आएगा ये। ठीक है, P से छोटा आएगा। अब कैसे होता है, M N O और P, और मुझे +2 करना है तो क्या आएगा, N आएगा यहाँ पर, M N O P। ठीक है, बिकॉज ऐसे X Y Z V U V W X है ना, +2 करते हुए, तो यहाँ से भी +2 होगा यहाँ पर। ठीक है, इतना समझे। यहाँ पर मैं इस चीज़ को चलो मैं यहीं से कर देती हूँ, N में +2 करेंगे तो मेरा कितना आ जाएगा, P आ जाएगा। तो मुझे बीच की एक इधर की टर्म मुझे मिल चुकी है। ऑप्शन में जब देखोगे ना तो एक ही सिर्फ एकमात्र ऐसा ऑप्शन है, मतलब एक नहीं, मुझे नहीं पता कौन सा ऑप्शन आप देख सकते हो, उसमें आपको ये डायरेक्ट आपको बीच का निकालने की जरूरत ही नहीं है, आप डायरेक्ट इसको देख करके ही आप आराम से टिक कर सकते हो। ठीक है, अब ये देखो ये कैसे चल रहा है, 1 है, फिर 2 है, फिर 6 है, फिर 21 है, 88 है। इसको मैं यहाँ लिख देती हूँ, 1 2 है, 6 है, 21 88 एंड 445 है। अब नेक्स्ट टर्म आपने बतानी है। तो देखो 1 के अंदर, अब देखो ज़्यादा इंक्रीमेंट है, अगर ज़्यादा जब इंक्रीमेंट होता है ना तो हमेशा मल्टीप्लाई करते हैं, बिकॉज आपको दिख रहा है 1 से 2 हो रहा है, 2 से 6 हो रहा है, 6 से 21 हो गया, 21 से 88 हो गया, और 88 से सीधा 3 डिजिट में चला गया, तो प्लस का तो सवाल ही नहीं है। आपको मल्टीप्लिकेशन करके देखना है, मल्टीप्लाई 1 प्लस ऐसे भी करके आप देख सकते हो। तो इसको मैं कैसे कर सकती हूँ भाई, ये तो या तो 2 पे जाएगा या फिर ये 1 पे जाएगा और +1 होगा, यही हो सकता है। अगर मल्टीप्लाई 2 करती हूँ तो इसको भी मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, 2 2 या 4 और +2 करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर भी फिर मुझे प्लस करना पड़ता अगर मैं यही सीक्वेंस रखती हूँ। तो इस चीज़ को ना करके यहाँ पे ऐसे देखो, जब मैं मल्टीप्लाई 1 + 1 करती हूँ तो मेरा 2 आता है, फिर इसमें मल्टीप्लाई 2 + 2 करती हूँ तो 6 आता है। इसका मतलब यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई 3 + 3 करूँगी तो 21 आना चाहिए मेरा, और आ भी रहा है, 6 × 18 और 3 = 21 होते हैं। इसका मतलब है यहाँ पे +4 मल्टीप्लाई 4 + 4 और इसमें मल्टीप्लाई 5 + 5 हो जाएगा।
तो इससे मेरा जो निकलेगा वो मल्टीप्लाई 6 + 6 का निकलेगा, ठीक है। तो इसको करो, 4 4 5 को 6 से मल्टीप्लाई, 6 5 30 3 27 2 6 2670 और इसमें 6 और ऐड करो तो 2676। तो यहाँ पर मेरा कितना आ जाएगा 2676, ये आपकी नेक्स्ट डिजिट आ जाएगी, ठीक है। आपको बस ऐसे सिंपल तरीके से करना है। और ये जो क्वेश्चन है उसके अंदर मैंने ऑप्शन देखे थे, मैंने यहाँ पर ऑप्शन लिखे नहीं है, आपको ये निकालने की भी जरूरत नहीं है। एन और एस सिर्फ एक ही ऑप्शन में आपको देखने को मिलेगा, आप सिंपली डायरेक्ट उसको पुट कर सकते हैं, बट जरूरी नहीं है हमेशा ऐसा हो, तो आपको ये चीजें भी पता होनी चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए नंबरिंग करने की भी जरूरत नहीं है, अगर आपको नंबरिंग पता भी है ABCD की तो आप फटाफट से कर बैठेंगे इन क्वेश्चन को, ठीक है। इसको इंटरेस्ट लेते हुए करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है। अब ये आपका कुछ ऐसा इन्होंने लॉजिक लगाया है कि पार्टिकल को PARTICLE, पार्टिकल को किसके इक्वल रखा है, USB QFM DJ, इसके इक्वल रखा है। फिर कहता है कि GENER जनरेट जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, जनरेट जो है FOFHFUBS के इक्वल है। कुछ ऐसा लॉजिक इन्होंने लगाया है कि ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है। तो आपको वो लॉजिक को फाइंड आउट करना है और फिर खुद से लिख के दिखाना है कि जो डॉक्यूमेंट है वो किसके इक्वल होगा। तो चलो, अब नंबरिंग आपको पता होनी चाहिए है, बट इस क्वेश्चन में नंबरिंग की जरूरत भी नहीं है। अगर नंबरिंग आपको पता है तो ये ज़्यादा जल्दी बन जाएगा, और अगर नंबरिंग नहीं पता है तो फिर आपको थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, बाकी क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। जैसे अगर आपको नंबरिंग पता है तो आप फटाफट से देख लोगे इसके अंदर +1 +1 +1 हो रहा है, बट ऐसे नहीं हो रहा। कैसे +1 हो रहा है वो जब पता चलेगा, जब आप यहाँ पर फटाफट से नंबरिंग लिख देंगे। बट किसी की प्रोसेसिंग पावर ABCD से भी अच्छी होती है। जैसे यहाँ पे देखो, P के बाद Q आता है, A के बाद B आता है, R के बाद S आता है और T के बाद U आता है। 4 में इन्होंने डिवाइड किया, 4 के टुकड़े लिए इन्होंने, ठीक है, 4 के लिए टुकड़े। अब I के बाद J आता है, C के बाद D आता है, L के बाद M आता है और E के बाद F आता है। कहने का मतलब ये है कि जो फर्स्ट है वो 4th तक जाएगा और ये दोनों आपस में इंटरचेंज कर लेंगे, और जो बाहरी दो है, ये जो दो है वो आपस में इंटरचेंज कर लेंगे। सिमिलरली यहाँ है G H की तरफ जाएगा, ठीक है, M N O E F और E F। बाहरी जो दो है वो बाहरी दो के साथ इंटरचेंज कर लेंगे, अंदर के जो दो है अंदर दो के साथ इंटरचेंज कर रहे हैं। उसके बाद ये 4 है, R S T U A B और E F, ऐसे ही मैं इनके साथ कर लूँगी। बाहर के जो दो है उनको आपस में इंटरचेंज करा दूंगी। करो, D के बाद क्या आता है, D के बाद आता है E आता है, ठीक है। C यहाँ है, C आपस में, ये दोनों आपस में इंटरचेंज करेंगे, C D हो जाएगा। O के बाद P आता है, U के बाद V आता है, इसको भी ऐसे ही करूंगी, इसको यहाँ इंटरचेंज कराऊंगी। M के बाद N आता है, T के बाद क्या आता है, T के बाद U आता है, N के बाद O आता है, E के बाद F आता है। तो यहाँ पर भी आपको ये दिखा मिल जाए वो आपका क्या है, करेक्ट आंसर है, ठीक है। बस आपको आइडेंटिफाई करना है, और नंबरिंग हमेशा ज़रूर ध्यान में रख लेना। और इन क्वेश्चंस में ना अपोजिट वाले भी आते हैं, और अपोजिट का मैं आपको ऑलरेडी समझा चुकी हूँ, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। ए जो है 10th है फ्रॉम लेफ्ट से, इसका मैं बहुत प्यारा सा ट्रिक आपको बताऊंगी। ए जो है वो, ये ना लाइन के क्वेश्चन होते हैं भाई। ए की जो स्थिति है वो 10वें नंबर पर बैठा है, ए 15वें नंबर पर बैठा है, बी इतने नंबर पे बैठा है, दोनों अपनी पोजीशन को इंटरचेंज कर लेते हैं, तो बी इतना हो जाएगा, ए इतना हो जाएगा। तो वो ऐसे क्वेश्चन आते हैं। अब कह रहा है ए जो है 10th है लेफ्ट से, मान लो ये लेफ्ट है और ए यहाँ बैठा है और ये 10वीं पोजिशन है इसकी। अब कह रहा है बी जो है 14th है फ्रॉम राइट से, राइट यहाँ से आएगा। मान लो बी जो है ये 14th है और ये बी बैठ गया, यानी कि इधर कितने हैं, इधर 13 हो गए और इधर कितने हैं, इधर 9 हो गए, क्योंकि 10वां तो ये है, 13 ये है और 14 ये हो गया, ठीक है। बीच में हमें नहीं पता कितने हैं। फिर कह रहा है इन्होंने अपनी पोजीशन को चेंज कर लिया, इंटरचेंज कर लिया इन्होंने अपनी पोजीशन को चेंज करने के बाद ए जो है, यानी कि ए जो है बी के साथ चेंज करेगा, तो ए 24 पे आके बैठ गया। तो बी कहाँ जाएगा, बी कहाँ, कहीं पे यहाँ पे चला जाएगा। इन्होंने हमें नहीं बताया बी कहाँ पे गया है। ए की पोजीशन 24th है, तो इन्होंने हमसे पूछा है, ये पूरी गर्ल्स है, ठीक है, वो हमसे पूछा है कि कितनी टोटल गर्ल्स है, यानी कि लाइन में टोटल जो पर्सन है वो कितने हैं, ठीक है, बिकॉज ये गर्ल्स की लाइन है।
अब कई बार आपसे ये भी पूछ लेते हैं कि अगर A 24 पे है तो बताओ B की पोजीशन क्या हो जाएगी। A अगर लेफ्ट से 24 पे आ गया है चेंज करके तो B जो है क्या किस पोजीशन पे चला जाएगा, ऐसे भी पूछ सकते हैं। तो मैं आपको हर तरीके से सोल्व करके बताती हूँ। देखो अगर सिंपल तरीके से बात करें बिना किसी फॉर्मूला के तो फिर हम कैसे करेंगे, फिर हम ऐसे करेंगे, A हो गया 24, अगर B की पोजीशन पे A आया है तो इसके इधर तो 13 ही है ओनली, है ना भाई। A ये है, B ये है। A पहले 10th पे था, अब A जो है B की जगह पे आ गया। B पहले 14 पे था, अब A का बता दिया इन्होंने कि 24 पे आ गया। तो इसके इधर तो सिर्फ 13 ही है, तो मतलब इसके बाद जो है सिर्फ 13 ही है, टोटल हमें मिल जाएगा। तो 24 तो यहाँ तक ही हो गए थे, प्लस 13 37, टोटल कितने आ गए, टोटल गर्ल्स हो गई 37। आंसर, सिंपल आंसर। इसके अलावा आप कैसे कर सकते हो, इसके अलावा आप ऐसे कर सकते हो, हमेशा लेफ्ट प्लस राइट -1 कर दिया करो। अब ऐसा नहीं है कि लेफ्ट ये हो गया राइट ये हो गया मैं -1 कर दूंगी, 10 + 14 -1, नहीं ऐसे नहीं। एक चीज को उठाना है, जैसे A की पोजीशन मेरी 10 है, ठीक है, B की पोजीशन मेरी 14 है, चेंज करने के बाद मेरी A की पोजीशन क्या होगी 24 होगी, तो उसके बाद मेरी जो लेफ्ट है वो A वाली ये मानी जाएगी 24, और राइट में क्या है B की 14 -1 38 -1 37। आप ऐसे निकालोगे। एक आपका ये तरीका है। एक तरीका और कैसे निकालोगे, एक तरीका और होता है ओल्ड का और न्यू का। कैसे निकालते हैं, ये A की पोजीशन, ये B की, ये A की पोजीशन और ये B की पोजीशन। अब ओल्ड में यानी कि पुराने में A की पोजीशन क्या है, A की पोजीशन है 10, B की पोजीशन क्या है 14 है। जब नई चेंज होकर के आई तो A की पोजीशन होगी 24 हो गई। तो अब इसमें आप B की पोजीशन भी निकाल सकते हो, ठीक है। B की पोजीशन कैसे निकलेगी, हमेशा ये करना जो पास वाले हैं ना इनका सम निकाल लेना। पास वाले सम क्या हो जाएगा 38 हो जाएगा। तो इन दोनों को मिला करके भी 38 ही होना चाहिए। तो और ये कैसे होगा, जब मैं 38 में से 10 घटा दूंगी तो ये कितना निकल आएगा 28। तो इंटरचेंज करने के बाद A की पोजीशन अगर 24 हो गई है तो B की पोजीशन कितनी हो जाएगी 28 हो जाएगी फ्रॉम राइट, ठीक है। ये चीज आप ध्यान में रखोगे। और यहां से मैं टोटल भी निकाल सकती हूँ। टोटल कैसे निकालूंगी, ये 38 आया इसमें से 1 कर दूंगी 37। आंसर, ठीक है। मैंने आपको 3 तरीके से यहाँ पे बता दिया, आप किसी भी तरीके से निकाल सकते हो। सिंपल इस तरीके से भी निकाल सकते हो, बट कई बार इस चीज़ में ना हम थोड़ा सा दिमाग नहीं लगाते हैं, थोड़ा सा हम कर देते हैं चेंज, तो फिर यहाँ पे दिक्कत हो जाती है। तो सबसे अच्छा तरीका ये है। उसके अलावा आप इससे भी कर सकते हो, इससे आपका B की जो पोजीशन है वो भी पता चल जाएगी, साथ में टोटल कितने बैठे हैं वो भी पता चल जाएगी, ठीक है। 5 क्वेश्चन हो गए, फटाफट से आप नेक्स्ट 5 क्वेश्चन कर लेते हैं। आज की इस क्लास का क्वेश्चन नंबर 6 रहने वाला है, D इज टॉलर देन C एंड E। ये क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं और आपको यहाँ पर समझ में भी आ जाएगा आराम से। कह रहा है D जो है वो बड़ा है C और E से, तो मैं यहाँ पर लिख लेती हूँ D जो है वो C और E से बड़ा है। अब जरूरी थोड़ी C भी E से बड़ा हो, तो यहाँ पर 2 चीज बन सकती है, तो E जो है ऊपर हो और C छोटा हो, 2 चीजें यहाँ पर बन सकती है। तो मैंने दोनों ही पॉसिबिलिटी यहाँ पर लिख ली है, क्योंकि D बड़ा है और C और E से है। अब C ऊपर हो सकता है, E नीचे, E ऊपर हो सकता है और C नीचे हो सकता है। A इज नॉट एज टॉल एज E। A जो है E जितना बड़ा नहीं है, यानी कि A अगर इस लाइन अगर ये वाली सीरीज सही है तो A आपका नीचे आएगा, और अगर ये वाली सीरीज सही है तो A आपका या तो यहाँ पर आ सकता है या फिर कहीं पे भी आ सकता है। तो मैं इस वक्त इसको यहाँ लिख लेती हूँ, ठीक है। C इज टॉलर देन A, C जो है A से बड़ा है, ठीक है। अब देखो इसमें भी C A से बड़ा है, यानी कि यहाँ पर A जो है इधर आएगा, बिकॉज C जो है A से बड़ा है, टॉल है। D इज नॉट एज टॉल एज B, D जो है B जितना बड़ा नहीं है, ठीक है। यानी कि अब D सबसे ऊपर है, बट फिर भी ये कह रहा है कि D B जितना बड़ा नहीं है, तो मतलब B तो इधर आ जाएगा ना, सबसे ऊपर आ जाएगा B। तो अब कह रहा है टॉलेस्ट कौन सा है, तो हमें पता चल गया कौन सा टॉलेस्ट है, बी ऑप्शन आपका, बी ऑप्शन नहीं, जहां पर भी आपको बी दिखे वो आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, बिकॉज बी जो है वो सबसे बड़ा है, ठीक है। इजी सा क्वेश्चन है, कुछ भी इसमें इतना खास नहीं है, बस आपको समझना है चीजों को। क्वेश्चन नंबर 7 जो है आपका फिर से ब्लड रिलेशन का है, और इस क्वेश्चन को मैं हमेशा यही बोलती हूँ कि आप अपने रिलेशन में घुस जाया करो जब इन क्वेश्चन को सोल्व करते हो। पॉइंटिंग टू ए गर्ल इन फोटोग्राफ, एक्स कहता है। अब एक्स गर्ल है या बॉय है हमें नहीं पता, लेकिन जो फोटोग्राफ में है वो लड़की है। तो एक्स कहता है एक फोटोग्राफ की तरफ इशारा करते हुए किसी लड़की के बारे में
कि वो जो है डॉटर है मेरे ग्रैंडफादर के ओनली सन। अब देखो ग्रैंडफादर की स्टेज यहाँ पर है, और हमेशा मैंने आपको बताया है कि जो मेल है उनको आप प्लस से डिनोट कर सकते हो और फीमेल को माइनस से, और जो मैरिड रिलेशन है वो आप कैसे डिनोट, मैं तो ऐसे ही करती हूँ, आप भी ऐसे कर सकते हो, मैं जस्ट आपको बता रही हूँ। आपके अपने जो चीज़ें होती है आप उनको भी कर सकते हो जो आपने सीख रखा है, ठीक है। अगर भाई बहन का है या फिर कजिन का है तो हम कैसे कर सकते हैं, तो फिर हम ऐसे कर सकते हैं। तो अब सीधी सी बात है भाई, स्टेज आपकी ऊपर है, ग्रैंडफादर तो पापा से पहले ही आते हैं, तो ये आपके ग्रैंडफादर है, ठीक है। इनका इकलौता बेटा है, इकलौता बेटा है, ठीक है, एक ही बेटा और बेटा नहीं है। तो शी इज द डॉटर ऑफ माई ग्रैंडफादर्स, मेरा ही, अब वो जो एक्स है वो कह रहा है कि मेरे ग्रैंडफादर का जो बेटा है उसकी शी इज द, हाँ वो बेटी है उसकी, ठीक है, ये बेटी है। अब एक्स जो है वो भी तो, उसका भी तो दादा ही है, ये एक्स का भी तो दादा ही है, ग्रैंडफादर है। तो एक्स यहाँ पर या तो लड़का हो सकता है या लड़की हो सकती है, ठीक है। एक्स यहाँ पर या तो लड़का हो सकता है या फिर लड़की हो सकती है, चाहे कुछ भी हो, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। ये तो इसकी क्या लगी, ये तो इसकी बहन ही तो लगी, सिस्टर लगी, क्योंकि कह रहा है कि मेरे ग्रैंडफादर का ओनली सन है और उसकी बेटी है। तो ओनली सन है मतलब ये भी तो कहीं ना कहीं यहीं पे होगा, इसका ही तो भाई होगा कोई, या तो भाई होगा या बहन होगा, कुछ भी होगा, चाहे भाई हो चाहे बहन हो, डजेंट मैटर। ये जो है जो गर्ल है वो उसकी क्या लगी, गर्ल उसकी बहन लगी, ठीक है। तो सिस्टर का रिलेशन यहाँ पर आ जाएगा। फिर आपका फिर से एक सीरीज का बहुत ही अच्छा सा प्यारा सा क्वेश्चन है, 3, 13, 22, 32 है, 59 है, 69 है, 120 है और 130 है, और आपको नेक्स्ट सीरीज बतानी है। देखो अब मैंने आपको कहा था कि जब ज़्यादा इंक्रीमेंट हो तो आप मल्टीप्लाई करो, बट आप ध्यान से देखो यहाँ पर इतना इंक्रीमेंट नहीं है, इतना इंक्रीमेंट नहीं है, तो या तो आप प्लस करके देखो, ठीक है। प्लस करेंगे तो कितना आता है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस आता है 10, 3 में 10 जोड़ते तो 13 आता है। इसके अंदर मैं कितना ऐड करूँ, इसके अंदर मैं 9 ऐड करूँगी तो 22 आ जाएगा। एक बार हम लिख के देख लेते हैं, बाद में फिर हम चीज़ों को समझ लेंगे। इसके अंदर कितना 10 ऐड करती हूँ, 27 आ जाएगा। इनके अंदर फिर से 10 का डिफरेंस आ गया, और 10 में से 9 1, 51 आ गया, और फिर से यहाँ पर 10 का। तो यहाँ पर आपका क्या डिफरेंस आएगा उसके बेस पर आपको ऊपर वाली जो नेक्स्ट टर्म है वो पता चल जाएगी। देखो आप एक चीज ध्यान दो, ये भी 10 है, यानी कि एक छोड़ के एक आपका 10 का डिफरेंस आ रहा है, तो ये तो मुझे मेरा सॉर्टेड हो गया कि एक छोड़ के एक 10 है। यहाँ पर देखो ये क्या कह रहा है, 9 कह रहा है, 27 फिर 51, और नेक्स्ट जो आएगा वो यही डिसाइड करेगा, ठीक है, कि क्या आएगा। उसके बाद तो फिर आना फिर से 10 ही है, तो नेक्स्ट जो आएगा वो इसके अगला आएगा। अब 9 में मैं कितना जोड़ूं कि 27 आता है, तो 9 में मैं कितना जोड़ूं। अब देखो ये 3 का स्क्वायर भी है, 3 का क्यूब भी है ना, लेकिन ये कुछ भी नहीं है 3 का। अगर 3 का 4 आता तो मतलब यहाँ पे कुछ और आता, 3 3 जा 9 और 9 9 जा कितना होता है 81, फिर तो 81 होना चाहिए था इसको, तो ये भी यहाँ पर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। तो मतलब फिर मैं इसका माइनस कर लेती हूँ, क्या आएगा 18 आएगा, ठीक है। इनका डिफरेंस आ गया 18, इनका डिफरेंस कितना आ गया, इनका डिफरेंस आ जाएगा, कितना ऐड हो रहा है प्लस में 6, तो इसमें भी प्लस में 6 ऐड होगा यानी कि 30, ठीक है, प्लस में 6 ऐड यानी कि 30। तो 5 इसको जब मैं जोड़ती हूँ तो मेरा 51 आता है, इसको जोड़ती हूँ तो 27 आता है, तो इनको जोड़ूंगी तो मेरी नेक्स्ट टर्म आ जाएगी ना, तो 181, यानी कि यहाँ पर मेरा कितना आएगा 81 आएगा। और जब यहाँ पर 81 आ जाएगा तो मैं नेक्स्ट टर्म निकाल सकती हूँ, 120 में 10 जोड़ते हो तो 130 होता है, 130 में 81 जोड़ दो, 130 और 81 211, ठीक है। 211 आपको जहाँ पर भी लिखा हुआ दिख रहा है वो आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। 211 आपकी नेक्स्ट टर्म हो जाएगी। समझ में आया अभी इतना चीज़ें, फिर से बता देती हूँ। आपने क्या करना है, डिफरेंस कर लेना है। जब आपका बीच का डिफरेंस आपको कम दिखाई दे रहा हो तो फिर आप प्लस माइनस से जाएंगे। तो डिफरेंस निकालने पे मुझे पता चल रहा है एक छोड़ के एक मेरा 10 आ रहा है, बट ये 10 डिसाइड नहीं करेगा आपकी नेक्स्ट टर्म क्या होगी, वो डिसाइड करेगा जो ये वाली चीज़ है, ये क्या लॉजिक लगा के चल रहा है। तो इसमें जब आप माइनस करते हो तो 18 आता है, फिर 24 आता है, ठीक है। और 18 में जब 24 में 6 ऐड करती हूँ, यहाँ पर भी 6, तो मतलब नेक्स्ट टर्म में मुझे 6 ऐड करना पड़ेगा ना, ठीक है। तो जब मैं 6 ऐड करती हूँ तो फिर आपकी बाकी आगे जाकर के वो सारी सीरीज वहाँ पर हो जाती है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 9th क्वेश्चन है, पीजीटी का जो है इससे थोड़ा सा मुझे पीजीटी वाला डिफिकल्ट लगा था, पीजीटी वाला काफ़ी ईजी है, ठीक है। चलिए, एक स्टीम इंजन है ट्रेन का, रन फ्रॉम, अब फिर से डायरेक्शन क्वेश्चन है, इसमें डायरेक्शन के 2 क्वेश्चन आ गए, ठीक है। देखो ये कह रहा है कि एक स्टीम इंजन है ट्रेन का, वो ईस्ट से वेस्ट जा रहा है। मैंने आपको बताया था ईस्ट ये होती है, वेस्ट होती है, तो ये नॉर्थ हो जाएगा और ये साउथ हो जाएगा, क्योंकि नॉर्थ हमेशा एंटी क्लॉकवाइज में आता है, ठीक है।
चलिए ये जो है आपका ईस्ट टू वेस्ट जा रहा है, यानी कि ऐसे ही जा रहा है आपका स्टीम इंजन, ठीक है, धुआं छोड़ता हुआ जा रहा है ईस्ट टू वेस्ट। और जो हवा है, विंड है, वो नॉर्थ टू साउथ जा रही है, यानी कि ऐसे। अगर ये स्टीम इंजन ऐसे भाग रहा है तो हवा आपकी ऐसे चल रही है, ऐसे चल रही है। तो कह रहा कि जो स्मोक है, जो धुआं है, वो किस डायरेक्शन में जाएगा। अब देखो जैसे जैसे ये ऐसे छोड़ता हुआ जाएगा, ऐसे ऐसे छोड़ता हुआ जाएगा, और हवा आपको इधर जा रही है, तो ये आपकी कौन सी डायरेक्शन है, साउथ। और धुआं आपका ऐसे ही तो जाता जाएगा, ऐसे ही तो जाता जाएगा, क्योंकि यहाँ से तो हवा धकेल रही है, आगे से वैसे भी वो चल रहा है, तो आगे से वैसे भी जो है इफेक्ट पड़ रहा है एयर का। तो आपकी धुआं कहाँ जाएगी, आपकी धुआं साउथ से ईस्ट की तरफ जाएगी, ठीक है, यानी कि साउथ से ईस्ट की तरफ। तो जिस ऑप्शन में आपको साउथ से ईस्ट मिल रहा है तो वो आपको करेक्ट आंसर हो जाएगा, बिकॉज ईस्ट टू वेस्ट तो चल ही रहा है, धुआं यहाँ से उठ रही है और धुआं पीछे की तरफ ही तो जाती जाएगी, बिकॉज हवा तो आपकी यहाँ से है, तो साउथ से ईस्ट आपकी स्मोक की डायरेक्शन हो जाएगी। समझने वाला क्वेश्चन था, ठीक है। चलिए अब कह रहे हैं 9 कॉन्सिक्यूटिव नंबर है। कॉन्सिक्यूटिव का मतलब होता है क्रम में है सारी चीजें। जैसे क्रम में अगर मैं कह दूं कि 1 2 3 4 5, यानी कि डिफरेंस सिर्फ एक का हो, वो आपकी कॉन्सिक्यूटिव नंबर होता है। कह रहे कोई भी 9 कॉन्सिक्यूटिव नंबर है, उसका जो एवरेज है। अब एवरेज कैसे निकालते हैं, एवरेज सबको पता है भाई, जो सम होता है किसी भी टर्म का और टोटल टर्म आपकी यहाँ पर लिखी जाती है, तो आपका एवरेज निकल जाता है ना। जैसे अगर मैं 1 2 3 4 इनका एवरेज निकालना चाहूँ, तो पहले मैं इनका सम करूंगी, 4 और 3 7 और 2 और 1 10, और उसके बाद ये कितनी डिजिट्स हैं, ये 4 है, तो यहाँ पर जो आपका सोल्व होके आएगा 2.5, ये आपका एवरेज है। ऐसे निकलता है एवरेज, ठीक है। अब कह रहा है कोई भी 9 कॉन्सिक्यूटिव नंबर है, उसका एवरेज n है। अगर मैं अगली 2 और टर्म को ऐड करूं तो मेरा जो एवरेज है वो कितना हो जाएगा, क्या वो सेम रहेगा, इंक्रीज बाय 1 हो जाएगा, इंक्रीज बाय 1.5, या फिर इंक्रीज बाय 2। तो हमेशा ध्यान में रखना, जब भी आप 2 टर्म को ऐड करते हो, जब भी आप कॉन्सिक्यूटिव टर्म का एवरेज निकाल रहे हो, तो उसके बाद जब आप 2 टर्म को ऐड करते हो ना, तो उसका एवरेज इंक्रीज हो जाता है बाई 1। किससे इंक्रीज हो जाता है, बाई 1। इस क्वेश्चन का आंसर तो इंक्रीज बाई 1 आ जाएगा। मैं आपको यहाँ पर बताती हूँ कैसे आएगा। देखो मैंने जब 4 लिया तो 2.5 आया था एवरेज, ठीक, कितना आया था, 2.5 आया था एवरेज। यहाँ पर अगर मैं 5 और 6 को और ले लेती हूँ, बिकॉज ये कंसिक्यूटिव नंबर की बात कर रहा है, ठीक है, कंसिक्यूटिव मतलब लगातार आने वाली संख्या की बात कर रहा है। अब कितना हो जाएगा, देखो 4 3 7 और 2 9 1 10, 5 15 और 6 21 बटे 1 2 3 4 5 6। पहले कितना था, 4 का था मेरा एवरेज 2.5, अब कितना निकल गया 3.5। कितना की बढ़ोतरी हुई है, 1 की बढ़ोतरी हुई है। कब, जब मैंने 2 को ऐड किया, ठीक है। तो जब भी आपकी कॉन्सिक्यूटिव नंबर का एवरेज निकालते हैं और आप जब 2 नेक्स्ट टर्म को ऐड करते हो, तो आपका एवरेज 1 से बढ़ जाएगा। अगर मैं 1 को ऐड करती हूँ तो 0.5 से बढ़ जाएगा एवरेज, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका इंक्रीज बाई 1 हो जाएगा। सो ये आप वीडियो पसंद आई तो इसको जरूर लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब कर लीजिए टीचिंग गोल्स को। सभी प्लेलिस्ट का लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।